मार्केट तो खैर अपनी एक रेंज में ही चल रहा है नया हफ्ता, और ये नया हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का है। और मेरे साथ है मानसी और प्रियंका। हम आगे मार्केट का इस पूरे दायरे को आपके सामने लेके चलेंगे और बाजार के जो इतने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको इंडेक्स, आपको स्टॉक्स के स्पेसिफिक पूरी जानकारी देते चलेंगे। लेकिन शुरुआत आज हम एक ऐसी चीज़ से करने जा रहे हैं जिस पर हमें बहुत गर्व रहता है। आपको अपनी IT कंपनीज पे बहुत गर्व होगा, आपको फार्मास्यूटिकल्स पे गर्व होगा। इसी तरह से स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर एक ऐसी हस्ती हैं, भले वो अब खेलते नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन गर्व का लेवल अभी भी एज इट इज़ बना हुआ है। वो 2-3 वजहों से है। पहला, एक तो मास्टर ब्लास्टर, उनका जो रिकॉर्ड, उनका जो देशभक्ति, उनका जो डेडिकेशन, उनका डाउन टू अर्थ होके खेलना, और साथ ही 50 साल में बिल्कुल फिट रहना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आज भी ऐसी जगह पर उनको खड़ा कर देती हैं जहां पर ना कि वो लोग क्रिकेट के भगवान हैं, बल्कि अब वो फिटनेस के भी भगवान कहे जा सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिवस पर हमारी तरफ से, 18 स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं। चलिए, बिल्कुल। और ये खास मौका भी होगा उनके लिए, क्योंकि 2 साल से उनके बेटे IPL में थे, तो लेकिन खेलने का मौका अर्जुन तेंदुलकर को इस साल से लगा है। तो ये बर्थडे और ये वाला सीजन भी उनके लिए खास रहेगा। लेकिन भारतीय बाजार के लिए आज क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? US मार्केट तो आप एक बार फिर आपको शुक्रवार को देखने को मिला कि एक रेजिलिएंट इकोनॉमी है, कॉर्पोरेट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अब आप बड़े नंबर्स देखें तो वहाँ PNG के कंज्यूमर ब्रांड्स के जो नंबर्स आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और साथ ही अब जो आगे आने वाले नंबर्स है इस पूरे हफ्ते में, वहाँ बड़े नंबर्स में फांग स्टॉक्स के नंबर्स आने हैं। यानी अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और गूगल तो एक ही है, मेटा के नंबर्स आने हैं और माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स आने हैं। इन सब कंपनियों के नंबर्स पर भी नजर आएगी। और इसी रेजिलिएंट इकोनॉमी के चलते, यानी अब तक जो बात हो रही थी कि क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्निंग स्लो डाउन भी क्या दिख रहा है फिलहाल, क्योंकि बैकवर्ड लुकिंग डाटा अभी तो इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है इन सारी कंपनियों की गाइडेंस कैसी है। PNG ने भी अपने गाइडेंस में स्ट्रॉन्ग सेल्स का फोरकास्ट ही दिया आने वाले साल के लिए। तो कंज्यूमर ब्रांड्स, इन पर जरूर नजर होगी। और हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं जितने भी FMCG ब्रांड्स है, कंज्यूमर ब्रांड्स है, उनमें अच्छी खासी एक मूव है। उसके अलावा ब्रेंट क्रूड, आप लगातार वहां दबाव जरूर देख रहे हैं। $81 के पास आपको ब्रेंट क्रूड दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये बात जो हो रही थी इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात के चलते, वहां थोड़ा सा कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है। और लगातार अब यहां पर भी $81 के पास, यानी नीचे डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ही आपको क्रूड की दिख रही है। सो बड़े डेटा पॉइंट्स US इकोनॉमी में 4 दिन की एक सॉफ्टनेस के बाद, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद शुक्रवार को थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिली, और इससे मजबूती के संकेत हमारे लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में कोई चिंता की बात अभी फिलहाल नहीं दिख रही। इकोनॉमिक ट्रिगर्स वहां पर भी बड़े जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, अर्निंग्स का ट्रिगर अब बड़ा है वहां, और अर्निंग्स अब तक जो आई हैं उसमें 76% ऑफ जो S&P जो नंबर्स अब तक आए हैं वो एनालिस्ट की एस्टिमेशन से बीट रहे हैं। तो अर्निंग्स के लिहाज से अच्छे नंबर्स हैं, इंडिया में भी अच्छे इनफैक्ट नंबर्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी नंबर्स जो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट्स के आज सिनेरियो क्या होंगे वहां से? बिल्कुल प्रियंका, डोमेस्टिक मार्केट का अंडरटोन जो है लगातार बुलिश नजर आ रहा है, और ये हफ्ता तो काफी ज्यादा अहम भी है, क्योंकि ये हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का। अंडरटोन जहां बुलिश है, नतीजे जहां अच्छे हेवी वेट्स के आना शुरू हो चुके हैं, बाजार पर तो नजर रखनी ही होगी। 4 बड़े ट्रिगर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और उसके बाद भारतीय बाजार और FNO की पोजीशनिंग को एनालाइज करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स के अलावा ग्लोबल मार्केट्स को हमने टच बेस किया, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स। 4 हफ्ते की मजबूती के बाद US बाजार की अगर बात करें, एक वीक कह सकते हैं हफ्ता रहा US मार्केट्स के लिए, और SGX निफ्टी में इस वक्त मजबूती जरूर दिखेगी। लेकिन नतीजों के लिहाज से बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को रिलायंस के नतीजे आए, दमदार नतीजे देखने को मिले, जिसका असर आज रिलायंस के स्टॉक प्राइस पर जरूर पड़ सकता है। अनुमान से भी अच्छे थे, क्योंकि चौथी तिमाही में मुनाफा जो है सीधे तौर पर 22% बढ़ा, और इनके सेगमेंटल रेवेन्यूज की अगर बात करें, ऑयल टू केमिकल कारोबार का प्रदर्शन काफी अच्छा था। वहीं जियो के आरपूज में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड जरूर देखे, रेंज बाउंड आंकड़े जरूर देखे। ICICI बैंक के नतीजे, HDFC बैंक के बाद सेंटिमेंट्स जो हैं वो तो ठीक ठाक हुए थे बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए, लेकिन अब ICICI बैंक के भी अनुमान के मुताबिक नतीजे आना बैंक्स फाइनेंशियल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे जाएगा। 40% की बढ़ोतरी दिखी है नए इसमें अगर देखें ICICI बैंक इन पर्टिकुलर, और साथ ही अगर आप देखेंगे कुछ और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे रहेंगे जिस पर नजर रखनी होगी, जैसे कि इंडसइंड बैंक। पर्सिस्टेंट IT स्पेस में मिड कैप ITs पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मिड कैप ITs पर नजर जरूर होनी चाहिए, और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे, ये नतीजे आ जाएंगे। बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं तो इन कंपनियों के प्रदर्शन पर और ऑफकोर्स नतीजों से ठीक पहले इनके अनुमान भी हम आपके सामने रखेंगे। HDFC बैंक से जुड़ी एक खबर आई, और आपको बता दें HDFC बैंक, HDFC आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि
क्योंकि मर्जर के बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर आरबीआई से राहत यहां पर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को मिली है। सीआरआर एसएलआर को लेकर रियायत फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन इस खबर के चलते एचडीएफसी ट्विंस पर आपको खास तौर से नजर रखना है। भारतीय बाजार के लिए रेंजर्स की अगर बात करें, ऑफकोर्स पिछला हफ्ता हमने देखा अच्छे एक्शन के बाद पूरा का पूरा हफ्ता जो है एक टाइट रेंज में फंसा रहा, और इस हफ्ते की भी अगर बात करेंगे, मंथली एक्सपायरी का वीक है तो क्लियर कट इंडिकेशंस है कि वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है कि रेंजर्स जो हैं 17,600 के लेवल्स को इस वक्त भी हमें अहम सपोर्ट के तौर पर ही मानकर चलना होगा, क्योंकि पूरे के पूरे हफ्ते भर में हमने देखा 17,600 के इर्द गिर्द ही बाजार में ट्रेड्स देखने को मिले। रेजिस्टेंस 17,800 से 17,850 के होंगे निफ्टी के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी लगातार हमने देखा है बाजार को सपोर्ट करने का काम करता है। वहीं ब्रॉडर इंडेक्सेस में तो अच्छा एक्शन है ही, लेकिन बैंक निफ्टी में 42,500 तक के लेवल्स को रेजिस्टेंस तक के मानकर चले और 42,000 के लेवल्स को अहम सपोर्ट के तौर पर माने। लेकिन एफएनओ की पोजीशनिंग कैसी है, डिम्पी से एक बार समझते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे स्ट्रैटेजी आज की समझेंगे। डिम्पी बताएं। देखिए 58 पॉइंट की आपको बढ़त अभी जो एसजीएक्स निफ्टी पे दिख रही है, ये भी आपको 17,800 के पार नहीं लेके जा रही। तो आपने अगर ये बात अच्छे से बोली है कि 17,600 सपोर्ट है, तो ये बात भी अच्छे से ही बोली जाए कि 17,850 भी मार्केट का एक पक्का रेजिस्टेंस है जो बाजार पार नहीं कर रहा। तो बाजार ने बहुत अच्छी खबरें, बहुत बुरी खबरें सभी इसी लेवल के अंदर गुजार दी हैं। अब आगे क्या होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है, यानी कि पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी जो आप एक एक करके हम आपको आंकड़े दिखाएंगे, इस पर हमने थोड़े रोल ओवर के नंबर वगैरह भी निकाले हैं। अगर आप अभी इस समय अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जो निफ्टी के अंदर है वो फ्लैट रहा है, नो चेंज रहा है। मार्केट के पास पुराना सपोर्ट कोई भी नहीं, पुरानी पावर कोई नहीं है। आज जो पावर मिलेगी वो उसको रिलायंस, आईसीआईसी से, सॉकोल्ड और थोड़ी एचडीएफसी से पावर मिल सकती है। लेकिन ये पावर क्या उसको रेजिस्टेंस के पार कर देगी? इसका जवाब है ना। ये 17,850 के गैप को नहीं लेके आएगी। तो आपको रेजिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ेगा बॉस। ये तो 17,800 850 वाली रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में रिलायंस, आईसीआईसी और एचडीएफसी अपना काम करेगा। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे -4% हुआ है और पिछले 2-3 दिन से अनवाइंडिंग हो रही है। आप हमारे एक एक शब्द को ध्यान दिया कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम होता है, चीज़ें बताने के लिए ज़्यादा होती हैं। ये जो अनवाइंडिंग का प्रेशर है बाजार को थोड़ा टफ देगा। 42,000 बच रहा है, ये बात उतनी सच है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि 42,500 मार्केट से पार नहीं हो रहा। तो यहां पर भी आप रेजिस्टेंस तो देखेंगे ही, यानी कि कुल मिला के दोनों का निचोड़ ये है कि आपके पास अच्छा गैप मिल सकता है, लेकिन गैप के बाद तेजी और बढ़ जाएगी, उसको लेकर मेरे को हल्का सा डाउट है। और अब बहुत तेजी बढ़ जाएगी उसको लेकर तो पूरा डाउट है। तो एक और पॉइंट, इस समय के प्रीमियम्स भी कम है। बैंक निफ्टी पे सिर्फ 10 पॉइंट का प्रीमियम है, वो 42,000 का इंडेक्स है। निफ्टी पे मात्र 25 पॉइंट का प्रीमियम है। प्रीमियम मैं हमेशा से बताता हूं, इसको हिंदी में इच्छा शक्ति कहते हैं। तो आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी कम है, ये है पहला पॉइंट। मैं आपको डरा और डाउट में नहीं डाल रहा, बट कि मैं जो फैक्चुअल डाटा है सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूं। आपका अपना प्रोगेटिव हो सकता है कि आप ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं कि ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बट डाटा उतना अलाउ नहीं करेगा कि आप बहुत ज्यादा मार्केट के बारे में पॉजिटिव सोचें। दूसरा पॉइंट आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो पे। देखिए वो दोनों एक के नीचे हैं। तो पहले तो आज मार्केट को इस गैप के साथ इसको 1% पे मेंटेन रखना होगा पीसीआरस को। अगर ये नहीं रहते तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वापस से बढ़ेगी, यानी कि ऊपर जाके फिर से सेलिंग का प्रेशर ना आ जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज रिलायंस कॉर्नर हो जाए और रिलायंस के अलावा कोई दूसरी चीजें कमजोर कर दे तो मार्केट चेक एंड बैलेंस में आ जाए। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। रिलायंस चलेगा जरूर, लेकिन रिलायंस के बिना वाले शेयर्स का भी चलना बहुत जरूरी है। आते हैं विक्स पे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2% से कम है। विक्स एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है कि जहां पर इसका पॉजिटिव पाने को थोड़ा कम है, लेकिन फियर थोड़ा बढ़ सकता है कि ये शूट ना हो जाए ऊपर। 11.5 के आसपास है। कोई भी ऐसी खबर जो बाजार अभी नहीं जानता, अगर वो नेगेटिव है तो मार्केट उसको ज्यादा तवज्जो देगा, बजाय कोई भी एक ऐसी पॉजिटिव खबर जिसको बाजार नहीं जानता उसकी वेटेज के मुकाबले। तो नेगेटिव खबर का इंपैक्ट ज्यादा जोरदार आएगा, क्योंकि विक्स आपका इस समय बॉटम पे खड़ा हुआ है। आते एफआईज ने कैश सेगमेंट में और ऑप्शंस वगैरह में क्या किया है। देखिए उन्होंने ऑप्शंस में भी माल बेचा और कैश में भी माल बेचा है। क्वांटम थोड़ा कम है, लेकिन जब भी ये दोनों बिकेंगे एक साथ, कैश बिकेगा और ऑप्शंस बिकेगा, आपके रेजिस्टेंसेस पक्के होंगे। इसलिए आज मेरे पास आईसीआईसी, एचडीएफसी, रिलायंस का त्रिशूल है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को डर लग रहा है कि गैप के बाद क्या बाजार उतनी स्पीड से ऊपर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस को गैप के साथ पार नहीं कर रहा, ये ट्रैप नहीं कर रहा है लोगों को। आते हैं रिटेल ने कल क्या किया। रिटेल ने कुछ हद तक
तक फ्यूचर्स बेचे हैं, एफआईज ने फ्यूचर्स को खरीदा है। ऑप्शंस के डाटा पे मत जाइएगा क्योंकि इस समय, क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है, इसके अंदर ऑप्शंस में कई बार आर्टिफिशियल राइज और आर्टिफिशियल फॉल भी होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं। तो रिटेल बेच रहे हैं और एफआईज खरीद रहे हैं। आते हैं ऑप्शंस के डाटा पे। 17,600 की जो कॉल पुट है, जिसको अभी आप बेस बोल रहे हैं बार बार और पिछले हफ्ते उसने बचाया है, उन दोनों के अगर आप कॉल और पुट चेक करेंगे ना, दोनों टूट रही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि बाजार चल ही जाएगा और ज़रूरी नहीं है बाजार टूट जाएगा। एक तरीका और भी होता है बाजार को साइडवेज रखने का, तो कुछ कुछ आज भी वैसा ही होता दिख सकता है, बट हाँ पिछले 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड होगा, यानी कि बाजार साइडवेज तो हल्का पॉजिटिव होगा आज, इस तरह से आप समझ के चलें। आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डाटा पे। 42,000 जिसके बारे में सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है और सबसे ज्यादा बिल्डअप भी यही है। यहां की कॉल और पुटों में फर्क है। अगर आप कॉल चेक करें तो बिक रही हैं और पुटें खरीदी जा रही हैं। इसका मतलब धीरे धीरे बैंक निफ्टी को कमजोर किया जा रहा है ताकि निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर बनाया जाए कि वो अपने लेवल्स को तोड़ दे। आज बुल्स और बियर्स की टफ फाइट होने जा रही है क्योंकि इनके पास रिजल्ट्स का इंपैक्ट है और डाटा की वीकनेस है, तो आमने सामने खड़े होंगे। आ जाते हैं आप एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग और रिटेल्स की होल्डिंग कितनी है। 39% एफआईज की होल्डिंग है लॉन्ग साइड पे, जो कि 2% बढ़ी है। रिटेल ने 1% कम किया है। एफ एंड बैन में कोई शेयर नहीं है। लास्ट में चलते चलते मैं आपको रोल ओवर कॉस्ट जरूर बता दूंगा। अगर आप इस महीने से अगले महीने में अपना सौदा ट्रांसफर कर रहे हैं तो निफ्टी आपको 57 पॉइंट महंगी पड़ेगी, बैंक निफ्टी आपको 107 पॉइंट महंगी पड़ने वाली है। अगर आप आज से ही रोल ओवर करना चाहते हैं अगले महीने में, डेट इज कॉल्ड रोल ओवर कॉस्ट। रोल ओवर्स कम है, प्रीमियम कम है, कुल मिला के बाजार साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फाइज कैश में तो बिकवाली कर रहा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स को उन्होंने प्लस किया है। लेकिन रिटेल की सेलिंग फिगर है जिसके चलते शायद आप एक रेंज में सेशन जरूर देख सकते हैं, यानी आप एक गैप अप पे खुलेंगे लेकिन कितना सस्टेन करेंगे ये पता नहीं है। लेकिन बड़े नंबर्स जो आज आने वाले हैं बैंक निफ्टी पर, आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि वहां लगभग 23% का वेटेज है, और रिलायंस निफ्टी पर जहां एक बड़ा वेटेज है। इनसे कितनी मदद मिलेगी, पहले एक बार नंबर्स को समझते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे आए हर फ्रंट पे, एनआईआई में ग्रोथ थी, प्रोविजनिंग कम हुई है और डिपॉजिट्स भी बढ़े। लेकिन डिटेल्स, कंपैरेटिव डेटा एक बार हर्ष से समझ लेते हैं। हर्ष बताएं। जी हाँ, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर है अराउंड 40% से ग्रो हुआ है, स्लाइटली हायर हमारे एस्टिमेट से, अराउंड 17,600 करोड़ के आसपास, अराउंड 1% हायर हमारे एस्टिमेट से आया है, तो स्मॉल नंबर हायर। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा कम आया है, अराउंड 34% ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो 14,000 करोड़ के आसपास होगा, वो 13,800 करोड़ पे आया है। और वो पर्टिकुलर नंबर ज्यादातर इसके वजह से लोअर आया है क्योंकि जो ओपेक्स है वो काफी अपफ्रंट किया है, और ऐसे लग रहा है कि ज्यादा अपफ्रंट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। पर जो प्रोविजंस का नंबर है वो 1620 करोड़ पे आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन था 2,000 करोड़ के आसपास आएगा, तो उसमें सॉलिड रिडक्शन आया है हमारे एक्सपेक्टेशन से। तो उसके वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर हायर आया है एक्सपेक्टेशन से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 9,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था, 9,120 करोड़ पे आया है, तो स्लाइटली हायर आया है। 30% ईयर ऑन ईयर सॉलिड ग्रोथ नंबर दिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आईसीआईसीआई बैंक ने। जब हम एडवांसेस और डिपॉजिट्स और ग्रोथ नंबर की बात करते हैं, तो एडवांसेस में एक अच्छी बढ़ाना ही है, 19% ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड था वही लाइंस पे। डिपॉजिट्स स्लाइटली हायर आए हमारे एक्सपेक्टेशन से, अराउंड 11% ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जब मैं क्वार्टरली नंबर्स देखता हूँ ना, तो एडवांसेस में 4.5% सिक्वेंशियल राइज आया है और डिपॉजिट्स में 5.2% सिक्वेंशियल राइज आया है। तो सडनली ये देखने मिल रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ मोमेंटम पिकअप हो रहा है ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। जब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखूं तो डिपॉजिट का ग्रोथ एडवांसेस के ग्रोथ से स्ट्रॉन्गर है, तो वो एक की पॉजिटिव है। जब एनपीए रेशियोज को देखूं तो प्रोविजन के नंबर बेटर आने की वजह से एनपीए रेशियोज में भी एक प्रभाव पड़ा है। 0.26% से ग्रॉस एनपीए रेशियो घटा है, और जो नेट एनपीए रेशियो है वो 0.07% से घटा है। तो दोनों में एसेट क्वालिटी में एक क्लियर इंप्रूवमेंट दिख रहा है। कोर निम ऑफ कोर्स हायर आया है लास्ट क्वार्टर से भी। अब देखने लायक ये है कि वेदर कोर निम पीक होता है या नहीं, तो ये ऑफ कोर्स आगे जाके देखना पड़ेगा, पर लार्जली स्लाइटली अबव हमारे एस्टिमेट से, पर इन लाइन गिना जाएगा ये पर्टिकुलर।
चलिए तो बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे शनिवार के दिन यानी कि वीकेंड के दिन आए, नतीजे हर लिहाज से अच्छे रहे। यहाँ पर अनुमान से भी बेहतर नंबर्स का सीधा सटीक असर है जो कि बैंक्स फाइनेंशियल्स पर बढ़ता दिखेगा ही, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बाद सेंटिमेंट्स जो है सीधे तौर पर सुधरे थे। अब आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, लेकिन चलिए बाजार पर एक बार और डीप डाइव एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज सर। बाजार का अंडरटोन जैसे कि आप लगातार हमें बता भी रहे हैं बुलिश है, और ऐसे भी ये जो हैवी वेट्स के अच्छे नतीजे आ रहे हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स बनेंगे? ये हफ्ता भी मुझे अच्छा ही लगता है। न्यूज़ हेवी हफ्ता रहेगा, मगर जो मुझे लगता है रुक अच्छा रहेगा। रुक इसलिए अच्छा रहेगा बिकॉज समटाइम्स नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। कोई ख़राब खबर नहीं आई है, ना ग्लोबली कोई ख़राब खबर आई है, ना लोकली कोई ख़राब खबर आई है, तो कोई प्रकार का बैगेज बर्डन नहीं रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे मेरे हिसाब से अच्छे थे। बहुत ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई छक्का मारा है, मगर ये नतीजों के बाद 15 से 20 रुपए की तेजी आईसीआईसीआई बैंक में नतीजों की वजह से आ सकती है। रिलायंस के नतीजे वन ऑफ, हालांकि उनके अंदर काफ़ी था, मगर नतीजे इतने ख़राब नहीं थे। कुल मिलाकर के रिलायंस वहीं खड़ा रहेगा, नतीजों की वजह से गिरेगा नहीं, तो स्टेबल हो सकता है। एचडीएफसी बैंक, उसके अंदर एक न्यूज़ फ्लो है जिसकी वजह से आरबीआई ने जो नई कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स हैं वो चेंज कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ के अंदर ओवरहैंग खत्म हो जाएगा, तो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, तो अगर आप कोई ग्रुप अगर आप ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, वो एचडीएफसी ग्रुप रहेगा। मगर मार्केट मुझे इसलिए ख़राब नहीं लग रहा है बिकॉज मार्केट के अंदर हम जैसा बात कर रहे थे, देखिए मनसी प्रियंका, आप इमेजिन करिए कि आप लंबी छुट्टी पे गए हैं और लंबी छुट्टी के बाद आप वापस आते हैं। मैं बोलता हूँ जी देखिए पिछले 4 महीनों में क्या क्या हुआ है। अडानी के अंदर मारामारी हुई शेयर के अंदर, यूएस रीजनल बैंक के अंदर इश्यूज आए, क्रूड के अंदर हमने वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और निफ्टी का आप लेवल गैस करिए। आप बोलेंगे निफ्टी का जो लेवल है जी 15,000 या 16,000 होगा, मगर निफ्टी 17,500 के ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बैड न्यूज़ को इग्नोर करते जा रहा है और गुड न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहा है। एफआई की सेलिंग भी खत्म होने लगी है, तो मार्केट के अंदर जो आपका ट्रेंड है वो ट्रेंड मुझे बुलिश लगता है। अब मैं लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में लाइन किया, फिंगर ऑन लिप्स थी 3 हफ्ते पहले, कोई स्टॉक आइडिया आपको देना नहीं चाहता था, मगर अब वही मिड कैप के अंदर माहौल और जो रुख है चेंज हो रहा है। तो मार्केट के अंदर इस समय डिज़ायर टू स्टे लॉन्ग इज़ देयर, डिज़ायर टू पार्टिसिपेट इज़ देयर, और वही करना चाहिए। मेरा मानना है कि जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप वो नहीं गिरने वाले हैं। मार्केट में बने रहिए, डटे रहिए। इस समय एक अच्छी अप्रैल होने, मैंने बात करी थी मार्च एंड में कि अप्रैल अच्छा रहेगी, और मुझे अभी भी मानना है कि अप्रैल महीना अच्छा रहेगा। ऑलराइट निकुंज, अप्रैल महीना अच्छा रहेगा, लास्ट वीक ही रह गया। इस हफ्ते आप जैसे बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऊपर की रहेगी। इस हफ्ते भी लगभग 17% वेटेज की अर्निंग्स है, बड़ी क्रूशल नंबर्स हैं, ऑटो पार्ट के नंबर्स हैं, इंडसइंड बैंक के नंबर्स हैं, एफएमसीजी जो अच्छा कर रहा है वहाँ नंबर्स हैं। इनके नंबर्स कैसे एक्सपेक्ट हो सकते हैं? क्या डायरेक्शन बाजार इन स्पेसेस से भी ले सकता है? नहीं, नतीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा। देखिए एक तो 18 से 20% निफ्टी के नंबर्स आने वाले हैं, और आज जो मार्केट रिएक्ट करेगा आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, वह भी 18% है। तो 35-36% के आसपास निफ्टी के अंदर इस हफ्ते में अर्निंग का जो इम्पैक्ट है वह देखने को मिल सकते हैं। तो एक वो बड़ा हफ्ता रहेगा निफ्टी के लिए। मगर जो कोर मार्केट का है, क्या इस हफ्ते सबसे बड़ा फैक्टर एट प्ले क्या है? नंबर्स ही रहेंगे। फेड में कोई बड़ा मूवमेंट, कोई ग्लोबली कोई बड़ा इवेंट नहीं है, लोकली कोई बड़ा इवेंट नहीं है। मार्केट कर्नाटका इलेक्शन को लेकर के मेरे हिसाब से नहीं ऐसा कुछ सोच रहा है। वो एक स्टेट इलेक्शन है जिसकी वजह से मार्केट मुझे नहीं लग रहा इतना इस समय चिंतित है। मेरा यह मानना है कि मार्केट के अंदर अभी भी बहुत डिसबिलीफ है। मेरा यह मानना है कि मार्केट के अंदर अभी भी सबको लगता है जो रैली आई वो फॉल्स रैली आई है। मेरा अभी भी मानना है कि मार्केट के अंदर यूफोरिया और पार्टिसिपेशन नहीं है। मार्केट एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से चलता है। मैं हमेशा बताता हूँ, एक सुई की घंटी आपने देखी है, वो हमारी ग्रैंड मदर की जो क्लॉक होती है जिसे हम पेंडुलम बोलते हैं, वो पेंडुलम के जैसे मार्केट चलता है। वह ओवर सोल्ड से न्यूट्रल जोन में आएगा, न्यूट्रल से ओवर बॉट में जाएगा। जब वो ओवरसोल्ड जोन में आता है तो उस समय कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओपन इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग एक प्रकार की कहानी ख़त्म की बातें चालू कर देते हैं। मुझे लगता है वह हो चुका है। अब मार्केट के अंदर उल्टी चीज़ होगी, पार्टिसिपेशन लेवल कमिटमेंट आ रहा है, मुझे लगता है और बढ़ेगा। अंग्रेजी में हमेशा मैं बोलता हूँ, इन अ बुल मार्केट यू फील लाइक अ कार्निवल, इन अ बेयर मार्केट यू फील लाइक एन ऑबचुरी। मुझे लगता है कि वह भी कार्निवल की फीलिंग आई नहीं है। ओके हाँ जी डिम्पी जी। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि मार्केट के अंदर जब भी पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर थोड़ा वो कार्निवल जिसकी भी आप बात बोल रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा कलर्स दिखते हैं।
सर कोई ऐसी छोटी थीम है, जैसे आपने पहले एक बार हमको फर्टिलाइजर बताया था, उससे पहले समर की थीम बताई थी, समर जाने से पहले, जहां पर एक टिपिकली रिटेलर्स जाके थोड़ा कंफर्ट भी देखे और वैल्यू भी उसको मिल जाए? डिम्पी, देखिए, मुझे लगता है कि इस समय दो चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए अगर आप एक ट्रेडिंग थीम ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि छोटे पीएसयू बैंक्स के अंदर, हालांकि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं, मगर एक ट्रेडर को मुझे लगता है उन छोटे पीएसयू बैंक्स में एक बाउंस एक ओवरड्यू हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज है, प्राइवेट बैंक से नंबर अच्छे आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक से जो नंबर अच्छे आ रहे हैं वो क्रेडिट ग्रोथ की वजह से अच्छे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि छोटे बैंक्स ने भी अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ क्वार्टर गॉन बाय में रिपोर्ट करी है। तो छोटे बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि यू कुड बी इन फॉर एन अर्निंग सरप्राइज। और वो जो पूरा बास्केट है, हालांकि इन्हीं बैंक्स पे मैंने कुछ महीनों पहले बोला था कि इन्हें बेच देना चाहिए, मगर अगर आप एक ट्रेडिंग का एक छोटा सा इस समय शॉर्ट टर्म यानी 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्मॉलर पीएसयू बैंक्स शुड बी ऑन एवरीवन्स रेडार। ठीक है, तो छोटे सरकारी बैंकों पे आप ध्यान रखें। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज फिर से हमको गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है और किस सेगमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत सावंत है और हेमंत कपाड़िया। उन दोनों से जरा लेवल्स के हिसाब से समझते हैं कि आज बाजार कैसे चलेगा और उनकी कन्विक्शन क्या है। प्रशांत सर, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हेमंत जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। प्रशांत, आपसे शुरू करें। निफ्टी, बैंक निफ्टी में से किसको खरीदना चाहिए? आज थोड़ा गैप भी मिलेगा, 17,600 का सपोर्ट भी है, ज़्यादा खरीदें कम खरीदें, कन्विक्शन क्या है हमारी? दिव्य जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। तो मेरे हिसाब से ज्ञापक को थोड़ा वेट करना चाहिए, पहला 1 घंटा होने दीजिए, यानी जो 9:15 से 10:15 उस जोन के बीच जो हाई बनेगा और जो लो बनेगा, ये मेरे हिसाब से इस पूरे हफ्ते के लिए यानी एक्सपायरी के हिसाब से गुरुवार तक बहुत अहम रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और अगर हम 1 घंटे के बाद उस हाई के बाद ऊपर निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप लॉन्ग जाइए, जो भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सेम रणनीति रखिए। और जो आज का लो बना होगा, तो निफ्टी में उसके 20-25 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी में उसके 50 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो मैं जहां तक अप्रैल फ्यूचर्स को देख रहा हूं, तो यहाँ पे जो मेक और ब्रेक यानी पोजिशनल सपोर्ट जिसे हम कहेंगे 17,550, 17,550, ये लेवल अप्रैल फ्यूचर्स में बहुत क्रूशियल होगा। और जहां तक ये क्लोजिंग बेसिस वो 17,625, 17,625, ये नंबर बहुत अहम है। अब तक हम उसके नीचे ज्यादा कभी क्लोज नहीं हुए, तो मेरे लिए ये बहुत अहम लेवल मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, स्पेशली आज के दिन जब दो बड़े नतीजे आए, तो क्लोजिंग कहाँ पे होती है। जहां तक ऊपरी लेवल रेजिस्टेंस की बात है, 17,750 अप्रैल फ्यूचर्स में बहुत बड़ा लेवल है। इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं, तो मुझे लग रहा है हम इस एक्सपायरी में 17,900 भी देख सकते हैं, बट 17,750 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। जब मैं इसके सामने बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर एक बेसिक हम टेक्निकल देखें, तो निफ्टी जो चैनल के जस्ट ऊपर डिप ले रहा है, यानी जो उसका एक फॉलिंग चैनल था, बट बैंक निफ्टी उसके बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बहुत नजदीक है, करीबन 41,700 से लेके 41,500, ये जो जोन है 42,500 से लेके 42,700, यानी हार्डली यहाँ से 250-300 पॉइंट ऊपर बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस हैं अप्रैल फ्यूचर्स में। जो अहम सपोर्ट इस हफ्ते के लिए होगा वो होगा 41,850, 41,850 ऑन अ पोजिशनल बेस। जब तक ये इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है हम लॉन्ग ओनली रह सकते हैं, बट मोमेंटम कब आएगा, तो 42,500, 550 इस जोन के ऊपर हम क्लोज हो जाए, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आएगा। शायद हम एक्सपायरी में फिर 43,000 के लेवल भी देख सकते हैं। चलिए, प्रशांत की स्ट्रैटेजी हुई ये, मोमेंटम स्ट्रांग है और पॉजिटिव बिल्टअप ही है, लेकिन आज के लिए स्ट्रैटेजी में बाजार खुलने के बाद आधे से 1 घंटे तक इसे वॉच लिस्ट में रखें, उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी बनाइए, कहना है प्रशांत का। प्रशांत, विल कम बैक टू यू फॉर योर ट्रेडिंग आइडियाज ऑल्सो, लेकिन हेमंत कपाड़िया भी हमारे साथ। हेमंत, गुड मॉर्निंग। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से तो एक फ्लैट स्टार्ट इंडिकेट कर रहे हैं वैसे मार्केट्स की अगर दिशा की बात करें, क्योंकि अन्य एशियाई बाजार में कमजोरी भी है, लेकिन साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आप, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए आप। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बैंक निफ्टी थोड़ा और रेंज बाउंड रह सकता है मानसी, निफ्टी थोड़ा और पॉजिटिव लग रहा है। सिंपल गिनती है मानसी, अगर आप देखेंगे तो बॉटम से निफ्टी ने 1000 पॉइंट की तेजी दे दी, टाइम प्राइस करेक्शन है, अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी काफ़ी रेजिलियंट है, निफ्टी से कंप्लीट सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बोल रहे फ्लैट,
तो कंसिडर कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो स्टे अवे। 17,600 के आसपास है। मुझे लग रहा है अगर थोड़ी भी गिरावट होती है मानसी, तो 17,200 और 17,000 की आप पुट बेच सकते हो नेक्स्ट मंथ। ये थर्सडे का नहीं, प्रीमियम तो कुछ बचा नहीं होगा, तो नेक्स्ट मंथ एंड के आप पुट बेच सकते हो। पूरा महीना वेट नहीं करना है, बट वन कैन सेल दैट पुट। वो सेफ लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि 17,430 के नीचे निफ्टी बहुत सस्टेन करेगा। अगर वो करता है तो फिर हेज करने की बात हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो वन कैन सेल दीज पुट्स। और थोड़ा और टाइम प्राइस करेक्शन, शायद प्राइस इतना नहीं मानसी, लेकिन टाइम और थोड़ा ले सकता है। अगर वो होता है तो फिर निफ्टी फ्यूचर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन करंटली अगर थोड़ी भी गिरावट होती है तो 17,200 और 17,000 के पुट बेच सकते हैं। स्टॉक पिक्स की बात करें मानसी, तो पहला स्टॉक पिक है एशियन पेंट्स। ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है मानसी। हायर टॉप्स हायर बॉटम, इंडिकेटर क्रॉसओवर बाय, मतलब 2880 के आसपास की बाइंग कर सकते हैं। 2820 का स्टॉप लॉस और 3000 का टारगेट। और दूसरा स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजी। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद एक्चुअली टेक्निकल पैरामीटर्स पर पॉजिटिव सिग्नल देखने मिले हैं। उसने एक्चुअली हायर टॉप्स एंड बॉटम्स किए हैं डेली चार्ट पे। एंड वंस अगेन लॉजिक वही रहेगा, इंडिकेटर्स पॉजिटिव, ओवरसोल्ड एंड हायर क्रॉसओवर्स। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी 560 के आसपास की एंट्री, 530 का स्टॉप लॉस और 620 का टारगेट। ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा, दोनों पोजिशनल है, बट एशियन पेंट्स और नज़ारा टेक्नोलॉजी। ठीक है, एशियन पेंट्स और नज़ारा टेक, आपने सही कहा, इंटरेस्टिंग नज़ारा टेक, क्योंकि इसमें कई सारे ब्लॉक्स भी लगे हैं शुक्रवार को, अगर आप ब्लॉक डेटा देखें तो। ठीक है, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रहेगी। अब प्रशांत से भी समझते हैं उन्हें कहाँ पर आज ट्रेडिंग आइडियाज समझ आ रहे हैं। प्रशांत, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज की आपकी रिकमेंडेशंस। प्रियंका मानसी, गुड मॉर्निंग। तो मुझे जो दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एक होगा JSL। मुझे लग रहा है कि हम इसको 254 क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं, और जो टारगेट दिखना चाहिए मेरे हिसाब से करीबन 285 तक दिखना चाहिए। और तो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट पिक, इनफैक्ट अगर हम याद करें तो पिछले सोमवार जब हम मिले थे तो मेरे दो पिक्स थे, बाटा और वोल्टा, जो किसी के नजर में नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखो तो बुधवार से सभी लोग फुटवेयर की बात कर रहे हैं, और लास्ट वीक बाटा वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवर। तो जिन्होंने भी हमें फॉलो किया होगा, डेफिनेटली उनको हफ्ते की शुरुआत से ही एंट्री मिली होगी। करीबन 1390 से बाटा ऑलमोस्ट 1480 चला गया, तो वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर्स ऑफ द वीक। एंड उसी के साथ वोल्टास ने भी एक बहुत अच्छी मूव दी थी। इस हफ्ते मुझे लग रहा है डीवीज लैब ये एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3160, 3160। मेरा टारगेट होगा 3365 से लेके 3400 का। मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर में डीवीज लैब शायद एक अच्छा मूव दे सकता है। ओके, ठीक है। डिविस लैब एक थोड़ा पिटा हुआ शेयर है, लेकिन हाँ पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी अच्छा बेस बनाने के बाद ये चल रहा है, रुक रुक के चलता है। आप इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइएगा तो डिविस लैब पे एक कॉल यहाँ पे मिल रही है। 62 अंकों के बढ़त के साथ 17,700 के ऊपर अब आपको निफ्टी दिख रहा होगा। और आज के दो मेन कंटेंडर रहने वाले हैं HDFC और ICICI, रिलायंस को छोड़ के। रिलायंस भी रहेगा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य शाह जुड़ चुके हैं, बैंकिंग एनालिस्ट हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ICICI के नंबर्स आपको कैसे लगे? आउट ऑफ 10 में अगर आपसे रेटिंग पूछूं तो आप इसको कितना रेट करेंगे? डीपी जी गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से वो जो रिजल्ट्स है वो 11 ऑन 10 है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग अप मूव आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 15 से 20% के आसपास है, और ICICI बैंक ने 20% की क्रेडिट ग्रोथ, डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 18% की है। ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 20% के आसपास की है। तो रिजल्ट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ICICI बैंक को जो प्रॉब्लम्स थे 2015, 16, 17 में, वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही है। अगर आप कुछ एक नेगेटिव पॉइंट निकाल सकते हैं पूरे रिजल्ट के अंदर, तो वो ये रहेगा कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 10% के आसपास है, जबकि क्रेडिट ग्रोथ जो ICICI बैंक का है वो 18% के आसपास है। पर ICICI बैंक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि वो आने वाले टाइम में डिपॉजिट ग्रोथ को कवर अप कर लेगा, और मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि अब वो NIMs के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, डिपॉजिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ओवरऑल नेट अगर आप HDFC ICICI दोनों के रिजल्ट्स देखें, बहुत ही ज्यादा शानदार और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है, और ये बता रहे हैं कि अब क्रेडिट अप साइकिल है और इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
बिल्कुल आदित्य, गुड मॉर्निंग। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे ऑफ कोर्स नंबर्स अच्छे रहे और अच्छे नंबर्स के लिहाज से रिएक्ट भी करेगा, लेकिन एचडीएफसी ट्विंस पर भी आदित्य फोकस रहेगा क्योंकि एचडीएफसी के मर्जर के बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को आरबीआई से कह सकते रियायत अलाउंस मिलता हुआ दिखा है। लेकिन सीआरआर एसएलआर के फ्रंट पर एक बात तो तय है कि इस वक्त कोई एग्जेम्पशंस नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आरओएस में नियर टर्म ड्रैग दिखेगा। सवाल ये है कि हाउ मच और कब तक ये ड्रैग दिखेगा। मानसी जी, जो आरबीआई से परमिशन मांगी थी एचडीएफसी ने, कुछ लीवे के लिए वो आरबीआई ने अब उसके ऊपर अपना डिसीजन दे दिया है। जैसे कि आपने कहा, सीआरआर और एसएनआर के ऊपर उनको कोई भी लीवे नहीं मिलेगा। तो जो 7 लाख करोड़ की एचडीएफसी लिमिटेड की बुक है, उसके ऊपर नियरली अबाउट 22% का सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होगा, जिसका मतलब ये रहेगा कि नियरली अबाउट 1 लाख करोड़ का जो कैपिटल एचडीएफसी बैंक को है वो इन एसेट्स में डालना होगा। एचडीएफसी बैंक इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड था। आप देख रहे हैं कि वो लोग डिपॉजिट 20% के आसपास से बहुत तेज ग्रो कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि उनको अंदेशा था कि आरबीआई इसको अप्रूवल नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 1, इस पूरे साल के अंदर एचडीएफसी बैंक के आरओई डिप्रेस्ड रहेंगे क्योंकि वो लोग इस कैपिटल को जोड़ रहे होंगे। अगले साल से आरओई जो है वो रिवर्ट बैक करेंगे मीन को, जैसे ही दोनों बुक्स जो है वो परफेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगी। तो नियर टर्म में हो सकता है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। हाउएवर लॉन्गर टर्म अगर कोई इन्वेस्टर है तो एचडीएफसी बैंक ऐसा फ्रेंचाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उनकी बुक 20 लाख करोड़ के आसपास की हो जाएगी। और वो 20 लाख करोड़ की बुक अगर 20% से ग्रो करेगी तो वो एक कोटक बैंक या फिर 4 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐड करते रहेंगे हर साल, जो कि मैसिव स्केल है बैंक के लिए अपने आप में। तो नियर टर्म में आरओईज पे हिट होगा बिकॉज ऑफ सीआरआर एसएलआर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए आरबीआई ने 3 साल दिए हैं एचडीएफसी लिमिटेड की बुक को कंप्लाई करने के लिए, जो कि एक पॉजिटिव है। और एचडीएफसी लाइफ में एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक बढ़ा सकता है, जो कि वो उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो नेट नेट पूरा एचडीएफसी ग्रुप के ऊपर जो हैंगओवर था, जिसकी वजह से मार्केट मूव नहीं कर रही थी, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मार्केट का नियरली अबाउट 18% के आसपास है निफ्टी का, वो अब हैंगओवर निकल गया है बाहर। क्लैरिटी है कि अब मर्जर कैसे प्ले आउट होगा। तो मेरे हिसाब से ये नेट नेट पॉजिटिव है पूरे ही एचडीएफसी ग्रुप के लिए। हाँ, एचडीएफसी बैंक के आरओएस डिप्रेस्ड रहेंगे, पर स्टॉक प्राइस ऑलरेडी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब बैंक 20% से ग्रो कर रहा है और पिछले 6-8 महीने में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से अच्छा है ये लॉन्गर टर्म में। नियर टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सब बैंक एचडीएफसी बैंक दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे आदित्य, क्योंकि बैंक फोकस डे आज बहुत है, न्यूज़ अलग तरह की भी है, और वो है कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी उदय कोटक, जिनका टेन्योर इस साल के एंड तक खत्म होगा। और हालांकि वो टर्न अराउंड स्टोरी करने के लिए 1985 से जब से एनबीएफसी और उसके बाद बैंक बना कोटक महिंद्रा बैंक, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो स्ट्रीट को पता ही है। लेकिन अभी सीईओ की दौड़ में जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, इसे बाजार किस तरह से रीड करेगा? इस साल कोटक बैंक के लिए क्या कुछ डायरेक्शन हो सकती है? कोटक बैंक के लिए एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल मोमेंट है। उदय कोटक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उदय कोटक का जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है उसकी वजह से कोटक बैंक 7 टाइम प्राइस टू बुक पे हमेशा ट्रेड करते रहता था, 6 से 7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते रहता था। अब क्या होगा? अब कोटक महिंद्रा बैंक 40% के क्रेडिट ग्रोथ के आसपास से ग्रो कर रहा है, तभी भी स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। सिंपल रीजन ये है कि जो उदय कोटक का प्रीमियम है स्टॉक के ऊपर से, वो हटते हुए नजर आ रहा है। अब बैंक 3-3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते रहेगा, जो कि नॉर्मल और भी लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सक्सेशन प्लानिंग जो है वो उदय कोटक इतने स्मार्ट है कि वो अब बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, जैसे उन्हें आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है कि वो बोर्ड के ऊपर रहेंगे। और मेरे हिसाब से विद इन दी इंटरनल टीम ही वो किसी को बोलेंगे कि वो लीड करेंगे सीईओ के रेस को। हाउएवर अब मार्केट ये देख रहा है कि नए सीईओ कैसे एनपीएस को अवॉइड करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की स्पेशलिटी ये रही है कि सारे एनपीए क्राइसिस से बैंक बच गया है। उन्हें पता है कि क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन कब करनी है और क्रेडिट ग्रोथ रैंप अप कब करनी है। तो मेरे हिसाब से अगेन ये अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक के अंदर आने के लिए। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा और बैंक नहीं है जहां पे प्रमोटर स्टेक नियरली अबाउट 30% के आसपास है। उदय कोटक सीईओ नहीं रहेंगे, पर वो बोर्ड पे बिल्कुल रहेंगे और ड्राइव करते रहेंगे स्ट्रैटेजी को कोटक महिंद्रा बैंक की।
ध्यान रखिए आरबीआई के अकॉर्डिंग कोई भी बड़ा लोन होता है तो वो बोर्ड से पास होना होता है और उदय कोटक वहां पे रहेंगे। तो नेट नेट थोड़ा सा ये नेगेटिव रहेगा कि जो प्रीमियम है उदय कोटक का वो निकल जाएगा। हावेवर एग्जिस्टिंग मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग टीम में से कोई टेक ओवर करेगा और उदय कोटक फिर भी स्ट्रैटेजी को ड्राइव करते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक टाइम करेक्शन के थ्रू गुजर सकता है। ओके ठीक है, क्योंकि आज रिजल्ट्स का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा और गंभीरता से हम ले रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक बार प्री रैक यानी कि पहले से जो नंबर्स आया उसका हमने जो एनालिसिस किया हुआ है वो सौमित मिर्जा जुड़ रहे हैं, वो आपको पूरा एनालिसिस बता देंगे। फिर उसके बाद में ट्रेडिंग में भी इसको तब्दील करते हैं कि मान लीजिए गैप के साथ खुला फिर क्या करें। तो पहले एक बार नंबर्स वापस से आपके लिए लेके आते हैं। सौमित जरा बताएं आप। रिलायंस के अगर फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखें तो काफ़ी एक अच्छा बीट देखने को मिला है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एबिटा ग्रोथ थी वो करीब 9% थी ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और ये कंप्लीटली O2C सेगमेंट जो था उसके वजह से हुआ था। O2C सेगमेंट का जो एबिटा था करीब 17% ग्रो किया है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और जो मार्जिन्स थे O2C सेगमेंट के वो हाईएस्ट थे पिछले 14 क्वार्टर में। अब OTC सेगमेंट में बीट इसलिए था क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी स्टडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स हायर थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इसके अलावा मार्जिन्स में एक बूस्ट इसलिए भी था क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो कम था। नैप्था जो कि की रॉ मटेरियल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, उसके प्राइजेस अगर आप देखेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे तो वो 20% गिर चुके थे। अब उसके अलावा अगर आप देखें तो रिटेल, गैस एक्सप्लोरेशन और टेलीकॉम जो जियो है उसके नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स में, ज़्यादा कुछ सरप्राइजेस नहीं देखने मिले उस फ्रंट में। बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उस पर करीब 22% की ग्रोथ देखने मिल रही है। बट ये ग्रोथ लार्जली इसलिए आई है क्योंकि जो टैक्स एक्सपेंस थी कंपनी की फोर्थ क्वार्टर पे वो कम थी। अब अगर की जो अनाउंसमेंट आई थी कंपनी की उस पर बात करें तो वो ये था कि कंपनी ने ये कहा है कि अपनी जो लेवरेज रेशियो है जो कि नेट डेट टू एबिटा है वो 1 टाइम पे के नीचे ही वो रखने की एम करेंगे। अब ये काफ़ी पॉजिटिव लाइन है कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी की डेट जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। कंपनी नेट डेट फ्री थी, उसके बाद अगर आप कंपनी की डेट देखेंगे तो वो 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गई थी, और ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट आना इन्वेस्टर कंसर्न थोड़ा कम कर देता है आगे चल के, क्योंकि नेट डेट कंपनी की काफ़ी बढ़ रही थी। उसके अलावा ब्रोकरेजेस के साइड से अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस की स्टैंड लार्जली मेंटेन रही है। रिजल्ट के बाद कोई भी मेजर अपग्रेड या डाउनग्रेड रेटिंग या टारगेट प्राइस में नहीं देखने मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ब्रोकरेजेस की तरफ से। ब्रोकरेजेस तो खैर बुलिश होंगी। जेपी मॉर्गन कह रहा है 2900 तक भी चला जाएगा, 2960 का उन्होंने टारगेट दे दिया है। शेयर 2400 के आसपास ही है। 2800 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। इसके अलावा आप जेफरीज की रिपोर्ट देख रहे हैं वो 3100 कह रही हैं। शेयर अभी 2400 के भी नीचे है। हालांकि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट इतना होगा कि शायद 2400 के आसपास खुल जाए, ऐसा मान के चलते हैं। अगर यही सिनेरियो रहता है प्रशांत, 2400 रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लीजिए खुलता है आज का रेट, फिर क्या करें सर? 50 रुपए ऊपर खुल सकता है। तो ये बेसिक तरीका इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप कह रहे हैं कि ये 2400 पे खुल सकता है तो मेरे हिसाब से 2430, 2440 ये इसकी 200 दिनों की एवरेज है। इसके ऊपर इसको क्लोज होने दीजिए, क्योंकि ये 20-25 पॉइंट के लिए ओवरनाइट ट्रेड कैरी करने से बेटर होगा। इसके ऊपर हम एक पोजिशनल ट्रेड ले तो इसके ऊपर यानी 2430-35 के ऊपर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली लॉन्ग जाएंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 2390 और होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 2550 से लेके 2600। मुझे लग रहा है वो एक बहुत बेटर और रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड ट्रेड होगा, और आज का जो गैप अप हो उसको छोड़ के क्लोजिंग की तरफ ध्यान देना ज्यादा बेहतर हो। गैप अप पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन क्लोजिंग लेवल्स पर भी नजर रखेंगे। 2500 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस 2390 का मेंटेन किया जा सकता है। ये तो है रिलायंस के नतीजों के रिव्यू नंबर्स के ठीक बाद, पॉजिटिव सेट ऑफ ब्रोकरेजेस और इस पर एक टेक्निकल नजरिया। लेकिन अब बात करते हैं इसके अलावा तमाम खबरों की, तमाम स्टॉक्स की जो कि बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार से लेकर रविवार तक फोकस में रही, और त्रिमूर्ति सेगमेंट में इन्हें कंपाइल किया है शरद ने। त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला आमी ऑर्गेनिक्स, और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन देखने मिली है और कंपनी जो है फोरे कही है अब एक नई इंडस्ट्री में आई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब याद रखिए इसके बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई रहते हैं, तो एक मोट डेवलप होता है, और यहाँ पे उन्होंने 55% पार्टनरशिप इंटरेस्ट लिया है बाबा फाइन केमिकल्स में, जहाँ पे ओवरऑल डील जो है 68 करोड़ रुपीज़ में हुई। और अगर डील वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स एडजस्टेड एबिटा FY23 नंबर्स को लेके हुई हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा मैक्स इंडिया, और उनके बिजनेस अपडेट आई हैं जहां पे वो होल्डिंग
कंपनी है। 2 प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट्स को जो अंतरा लिविंग कहते हैं, ओवरऑल 300 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने बढ़ाया है और जो उनके सर्विसेज रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 48% का ग्रोथ आया है। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एडवांस स्टेजेस ऑफ डिस्कशंस में हैं गुरुग्राम और बेंगलुरु रीजन्स में, और जो है एक्टिव स्काउटिंग चल रही है पुणे में, तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन जो है सीनियर लिविंग स्पेस में जो है इस पे एक रीट्रिगर रह सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। और तीसरा स्टॉक या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे और अंडर प्रेशर आज हो सकते हैं वो हैं JBM ऑटो, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक जैसे स्टॉक्स जो EV में डील करते हैं बसेस में, क्योंकि यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि सबसे बड़े ऑटो मेकर्स हैं किसी ने भी जो है अप्लाई नहीं किया जो 5000 करोड़ की एक बिड आई थी CESL द्वारा। ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो फाइनेंसेस होते हैं स्टेट रन कंपनीज़ के वो हमेशा जो है इशू बन जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कंपनीज़ को लेके। और अब याद रखिए JBM ऑटो, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक जैसे स्टॉक्स में बहुत तेज़ी भी देखने मिली है पिछले 3 से लेकर 4 महीने में, तो उसमें भी जो है मुनाफा वसूली आज देखने मिल सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। और याद रखिए जो अंडर रिकवरीज होती है वहाँ पे बैंक जो है सीज और रीडिप्लॉय नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिक बसेस जो होते हैं लगभग 3 से 4 गुना जो एक डीजल कॉस्ट के प्राइसिंग में आते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इन स्टॉक्स पे प्रेशर रह सकता है, ठीक है शरद, लेकिन एट द सेम टाइम आमी ऑर्गेनिक्स और मैक्स इंडिया के अच्छे बिजनेस अपडेट, इस पे भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ विनीत वोलंजकर भी बने हुए हैं फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, उस पर एक रिएक्शन लेते हैं। मॉर्निंग विनीत, सबसे पहले तो आपसे रिलायंस पर भी एक रिएक्शन जानना चाहेंगे। सारे फ्रंट पे देखें तो रिलायंस के नंबर्स जो तो बीट कर रहे हैं एस्टिमेट्स को, चाहे OTC कारोबार हो, रिटेल कारोबार में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी। इनफैक्ट हालांकि भले इनके रेवेन्यू प्रॉफिट जंप है, रेवेन्यू में अदर इनकम का एक कंपोनेंट है, लेकिन सेगमेंट वाइज सारे सेगमेंट्स अच्छे कर रहे हैं। एंड फॉर दैट मैटर जियो ऑल्सो, वहां पर भी क्वार्टरली बीट्स हैं, क्वार्टरली रिकॉर्ड लेवल्स हैं। कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल रिलायंस के स्टॉक को, और इससे कितना अपसाइड स्टॉक को मिल सकता है नियर टर्म में नंबर्स के बेसिस पे? बहुत ही स्वीट स्पॉट में है रिलायंस, बिकॉज इंटरनेशनली आप देखिए काफी डिसरप्शंस है, तो क्रूड रिफाइनिंग्स आर अप, वेस्टर्न वर्ल्ड इज बाइंग फ्रॉम इंडिया, एंड जो रिलायंस की जो कैपेसिटीज है वो सेटिस्फाई करती है US और यूरोपियन डिमांड को। इंडियन दूसरा आप देखेंगे रिटेल में तो रूरल इनकम्स 17-18% की बढ़त एक्सपेक्टेड है, अर्बन में अराउंड 7 to 8% बढ़त एक्सपेक्टेड है। तो हमें लगता है कि इनकी स्टोर रोल आउट जो हो चुके हैं उनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स भी, थ्रूपुट भी बढ़ेगा, तो हमें लगता है सेल्स पर स्क्वायर फुट बढ़ने की वजह से एबिटा इज अप। As far as the other business is concerned, Petchem भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, and also your other business like Jio are doing well. तो Jio is on the anvil of getting listed in a few months. तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छा रहेगा और ये परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा as we go into the IPO of the Reliance Retail and Jio. और हमें लगता है कि यहाँ से आपको 10 से 15% की अपसाइड एक साल भर में मिल सकती है। ओके ठीक है, 10 से 15% तक का भी मिल सकता है एक मोमेंटम आपको। और आज जैसे हमने आपको रिपोर्ट्स बताई थी, सिर्फ रिलायंस पे रिपोर्ट नहीं है बल्कि और अलग अलग स्टॉक्स पे भी रिपोर्ट है, तो विमाक्षी ने वो सब भी कंपाइल कर लिया आपके लिए। विमाक्षी जरा बताएं रिलायंस के साथ साथ और कौन कौन सी कंपनीज पे आज रिपोर्ट्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ICICI बैंक के साथ। कंपनी ने चौथे तिमाही के नतीजे रिपोर्ट किए थे ओवर द वीकेंड, और उसी पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आ रहे हैं। CLSA और जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। CLSA के लिए टारगेट प्राइस है 1200 और जेफरीज के लिए टारगेट प्राइस है 1180। JP मॉर्गन ने भी अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है 1150 के टारगेट प्राइस के साथ। आइए देखते हैं ब्रोकरेज कॉमेंट्री क्या कह रही है। CLSA के लिए ICICI बैंक टॉप पिक है सेक्टर में। इनफैक्ट दूसरे ब्रोकरेजेस भी हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत कमेंट्री आई है ग्रोथ को लेकर। मेट्रिक्स भी दिखा रहे हैं कि अंडरलाइंग बिजनेस क्वालिटी में सुधार आ रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ में पिकअप के चलते लोन ग्रोथ को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और इनफैक्ट NIM एक्सपेंशन की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ICICI बैंक पर। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे पेंट स्टॉक्स पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आ रही है और वो हाईलाइट कर रहा है कि बढ़ते कॉम्पिटिशन एक की थीम है पेंट सेक्टर के लिए। डिमांड सप्लाई का अभी तो मिसमैच नहीं नज़र आ रहा है, मगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपटीशन आगे चलते बढ़ सकता है जब और इनफैक्ट इसका जो रिस्क है वो अब करंट वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा
रहा है और इसी के चलते उन्होंने अंडरवेट की राय दी है एशियन पेंट्स पर और कांसा नैरोलैक पर। एशियन पेंट्स के लिए टारगेट प्राइस है 2546 प्रति शेयर का और कांसा नैरोलैक के लिए टारगेट प्राइस है 322 प्रति शेयर। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो पेंट सेक्टर पर फोकस तो है ही और हेमन के भी पॉजिटिव रेडार पर पेंट सेक्टर रहा, एशियन पेंट्स पर वो अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच विनीत, गुड मॉर्निंग, कमिंग बैक टू यू। आईसीआईसीआई बैंक दूसरी बड़ी कंपनी, दूसरी बड़ी बैंक जिसके नतीजे ओवर द वीकेंड जारी होते दिखे और नतीजे अच्छे रहे, अनुमान से भी बेहतर नंबर्स, गुड सेट ऑफ नंबर्स। एचडीएफसी बैंक के बाद सेंटिमेंट सुधरे थे बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए। अब आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आना इन दी लिस्ट। इस हफ्ते भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कई सारी कंपनियां जिसके नतीजे हैं। अभी हमारी सहयोगी आईसीआईसीआई बैंक पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पेश कर रही थी और सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इधर बाय या फिर ओवरवेट की रेटिंग जता रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें डिपॉजिट ग्रोथ में पिकअप नजर आया है, निम्स एक्सपैंड हुआ, एसेट क्वालिटी भी काफी हद तक एक्टिव रही है। कैसे देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को आप विनीत? नहीं, इन्होंने 21% ब्रॉड बेस्ड लोन ग्रोथ किया है, केपेक्स किया है, ओपेक्स कंट्रोल में है, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% एंड 2.3% रिस्पेक्टिवली है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑलराउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। हर एक पैरामीटर जो एनालिस्ट यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, उसके ऊपर बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस आया है। तो हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक, जिसने आज की डेट में वैल्यूएशन ब्रीच किया है एचडीएफसी का, ये जो आउट परफॉर्मेंस है एचडीएफसी बैंक के साथ, ये जारी रहेगा और हमें लगता है कि ये डेफिनेटली टॉप पिक रहना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट बैंक्स। तो आपके साथ आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच पैनल पर हमारे साथ कुछ भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो आज क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कुछ आपके रडार पर आज कौन से स्टॉक्स है? क्या अर्निंग्स से बड़ा ट्रिगर दोनों इंडेक्स को मिल सकता है आज? लायंस, आईसीआईसीआई बैंक, क्या यहाँ पर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है या फिर कुछ और स्टॉक्स लाया? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को और सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट मेरे हिसाब से इस तरह से रहेगा कि देयर इज आइदर पॉजिटिव न्यूज और नो नेगेटिव न्यूज। तो इसके चलते मार्केट्स में एक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। आई थिंक ये एक हैंगओवर था जिसके चलते हमने मार्केट्स को पिछले 3 से 4 सेशंस में एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में देखा था। हो सकता है कि हम इस बार रादर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आने के बाद अब उस रेंज से ब्रेकआउट कर जाएं। Now that range was around 17,700, 17,750, but because expiry is around the corner and 17,800, 850 had turned out to be a very stiff resistance, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना होगा कि 17,850 को हम मीनिंगफुली क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। वो मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा होगी, जस्ट टू से दैट द न्यू अप ट्रेंड हैज वेल एंड ट्रूली बिगन। ऑन द डाउन साइड एक इमीडिएट सपोर्ट 17,550 पे है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो 17,400 लेवल्स के आसपास है। सो निफ्टी मेरे लिए फिलहाल बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। इनिशियली होल्ड करके चले 17,400 और 17,800 की रेंज के लिए। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अब यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इनिशियली मैं कहूंगा होल्ड करके चले। 42,600, 42,500 के जो जोन्स हैं, यहाँ तक बैंक निफ्टी एक छलांग लगा सकता है। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कैन शो मच मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू द निफ्टी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मेरे 2 पिक्स हैं, दोनों ही इंसिडेंटली कैश सेगमेंट से हैं। पहला है अनंतराज इंडस्ट्रीज। अगेन इसमें हमने अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखा था और एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा था। फ्राइडे को ये हमें रिकवर होते हुए नजर आया है। तो अब इस जो हम एक अप ट्रेंड शुरू होता हुआ देख रहे हैं, इसमें बाय करना ज्यादा एडवाइजेबल है। ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो इसका जो इमीडिएट हाई है 145 का, इसके लिए बाय करें। 136 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा सेकंड पिक है डिफेंस स्पेस से मजगांव डॉक। स्टॉक में हमें कंटिन्यूअस लोअर चैनल में ट्रेडिंग देख रहे थे, अब हमें उसका ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं 760 के टारगेट के लिए। 730 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, तो अनंतराज हो गया, मजगांव डॉक हो गया। इसके आप क्लोजिंग भी चेक कीजिए। आप किसी भी शेयर को जब आप देख रहे होते हैं ना, तो आपका खुद का एनालिसिस भी जोड़िए। देखिए एनालिस्ट तो अपने हिसाब से देखेगा ही, अगर आपको भी वही चीज़ पता लगने आ गई तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो पैसा बनाना, स्टॉप लॉसेस कटवाना, ये सब थोड़े अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। अनंतराज और मजगांव डॉक ये आज के 2 कैश सेगमेंट हैं। हमने रिजल्ट्स ओरिएंटेड जो शेयर्स हैं उसकी ब्रोकरेज, उनका व्यू पॉइंट, उनका एनालिसिस करके आपके सामने रखा। अब कुछ ऐसे शेयर्स जो इससे थोड़े इतर हैं वो भी बाजार के अंदर आज ट्रेड करने के लिए आएंगे। तो हेमंत से जरा जल्दी से 2-4 शेयर वैसे ही पता कर लेते हैं। हेमंत, एक बार जरा आप नेटको फार्मा को चेक करेंगे, ये शेयर चल सकता है नेटको फार्मा? अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हैं डिम्पी जी,
तो ये ज़रूर चल सकता है। 569 है, आई थिंक लास्ट वीक का लो का स्टॉप लॉस रख दीजिए। ये 600-620 के टारगेट्स नेक्स्ट 2 वीक में पॉसिबल है। नैटको फार्मा पर हेमेन की राय। कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर टेक्निकल आउटलुक हम लेंगे, लेकिन इस बीच हमारी टेक्निकल पैनल पर कुणाल बोथरा भी जुड़ गया, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। काफी अच्छा अंडरकरंट मार्केट का इस वक्त तो नजर आ रहा है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं क्योंकि अर्निंग्स के ट्रैजेक्टरी से जो भी खबरें आ रही हैं पॉजिटिव हैं। कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को, कौन से स्टॉक्स इस वक्त आपके रेडार पर? तो मैं तो कहूँगा ट्रंकेटेड वीक से बेटर होते मार्केट के लिए, बिकॉज लास्ट 2 वीक जब मार्केट ट्रंकेटेड वीक था तब अच्छा परफॉर्म किया था। पिछला हफ्ता पूरा हफ्ता था निफ्टी ने 1% डाउन टिक दिया, तो ऑन अ लाइटर नोट ट्रंकेटेड वीक शायद बेटर हो सकते हैं मार्केट्स के लिए। बट आई थिंक हमने बहुत अच्छा मूव दिखाया लास्ट 4 वीक्स में, 3 वीक्स ऑफ अप मूव, जिसमें हमने करीबन 1000 से 1100 पॉइंट की एक मूव देखी निफ्टी में। उसके बाद में लास्ट वीक जब मार्केट ने थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखा, बिकॉज बहुत सारी इवेंट्स हो रही है मार्केट्स में। HDFC बैंक की नंबर्स आई थी, इंफोसिस की नंबर्स आई थी, उसके बाद में बहुत सारे इवेंट्स के बाद में भी अगर हम देखें कि 200 से 250 पॉइंट के आसपास ही रिट्रेस किया इंडेक्स ने, तो ये बहुत अच्छी मूव है इंडेक्स की। हम गेन्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, सेक्टर्स में बहुत अच्छी चर्न आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि ये जो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंंग है, इसे ना कि शॉर्ट इनिशिएशन के हिसाब से देखना चाहिए, बट इसे देखना चाहिए मोर ऑफ बाय ऑन डिप्स। 17,500 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मेरे अनुमान से जब तक हम इस सपोर्ट के आसपास या सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तब तक रिवर्स रिवॉर्ड एक्सट्रीमली फेवरेबल है लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके या लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने के लिए। कुणाल, फिर ट्रेड्स बताएं आज के। तो 2 बाय कॉल रहेगा। पहला इनफैक्ट रहेगा, दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स में मैं सजेस्ट करूंगा। पहला L&T पे रहेगा, स्टॉक अपने की सपोर्ट के आसपास आ गया है 2200 के आसपास, तो मेरे अनुमान से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। 2215 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था, तो 2200 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 2300 का टारगेट रख सकते हैं। SBI भी एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे अनुमान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। 550 का ब्रेकआउट पॉइंट है, तो पोटेंशियली मेरे अनुमान से 580 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे SBI पे, और स्टॉप लॉस 525 का। ओके, ठीक है, शुक्रिया कुणाल। आप तो SBI को आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेड्स पर नजर रहेगी हमारी भी। लेकिन इस बीच एक फ्लैश आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, नायका के नए CFO अपॉइंट हुए हैं, P गणेश हैं कंपनी के नए CFO, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ और अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ये दौर में होती हैं, उसमें एक ही अपडेट आपके लिए। लेकिन बढ़ते हैं आगे, और अतुल सूरी मैराथन ट्रेंड्स के पिछले हफ्ते जब उनसे हमने बात की थी और समझने की कोशिश की थी कि बाजार में इस वक्त ट्रेंड कैसे मापना चाहिए, क्या हम नियर बॉटम के पास हैं, और अगर नहीं तो कौन से सेक्टर और थीम्स उन्हें अब भी लुक्रेटिव लगते हैं। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं एक बार। अक्टूबर में ग्लोबल मार्केट्स ने 52 वीक लो कर दिए थे, तो सब ने बोल दिया था मतलब ख़त्म हो गया है ये इशू वो इशू। अक्टूबर और अब तक अभी भी जो नरेटिव है, जो बातचीत है, वो अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, आपका बैंकिंग प्रॉब्लम हो गया, यूक्रेन वॉर खिंच रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो नेगेटिव न्यूज़ आती रही है। बट द ब्यूटी इज़ कि ये सब मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर आते रहे हैं। अगर आप देखें तो एक जो हम कहते हैं थोड़ा टर्म में कि 3 हायर बॉटम्स हायर टॉप्स जो है, ये एक बहुत क्लासिक डाउ थ्योरी है एक बाजार को देखने का, कि जो मार्केट बढ़ता है उसकी दूसरी सीढ़ी उससे ऊपर होती है और तीसरी सीढ़ी ऊपर होती है, तो इसे लगता है ऊपर चढ़ रहे हो। अगर अगली सीढ़ी नीचे है और दूसरी सीढ़ी नीचे है, तो आपको लग रहा है कि आप नीचे उतर रहे हो। तो बाजार भी जो है वो एक सीढ़ी ऊपर करके 3 सीढ़ियाँ चढ़ गया है। और अगर आप S&P 500 देखिए, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ बहुत अहम मार्केट है ग्लोबल मार्केट्स एनालाइज करने के लिए, यहाँ पे जो 4200 का लेवल है, अब हम 4150 के करीब है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट्स एक्चुअली 1 ईयर हाई पे निकल जाएंगी बियॉन्ड दिस पॉइंट, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो मंदी का माहौल है, डर है, ये थोड़ा निकल जाएगा, और फिर जो बोलते हैं बुल्स वापस एक कंट्रोल में आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबली जो है मार्केट्स एक अच्छा बेसिंग बना रहे हैं। लेकिन ये तो US की बात रही, यूरोप भी एक हिस्सा है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखें तो ये तो 52 वीक हाई तक पुश कर रही हैं। जैसे पिछले 1-2 हफ्ते पहले जो जर्मनी था, सबसे अहम मार्केट है यूरोप का, उसने 52 वीक हाई क्रिएट किया था। तो नरेटिव, भाषा, डर अलग है, बट जो डर के बीच में भी या नेगेटिव न्यूज़ के बीच में भी अगर मार्केट ऊपर चलती रहती है, ये एक बेसिंग फॉर्मेशन का मुझे एक संदेश लगता है। बिल्कुल। ओके,
तो स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि यहाँ से बेस फॉर्मेशन की तरफ आपको देखना चाहिए, ये अतुल सूरी हमें बात बता रहे थे। लेकिन आज के बड़े 2 स्टॉक्स फंडामेंटल पिक्स हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा में हमारे लिए विरल बेरीवाल क्या लेकर आए, आइए उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। गुड मॉर्निंग विरल, अर्निंग्स तो अच्छी आ रही हैं, क्या अर्निंग के बेसिस पे बैंक्स में से कोई आपको स्टॉक पसंद आ रहा है या अदरवाइज ओवरऑल जहां पर वैल्यू दिखती हो, कौन सी होंगी आज आपकी 2 पिक्स? आज के दोनों ही स्टॉक्स रिकवरी प्लेज है। तो बैंक्स की जो आपने बात की, तो बैंक्स में मेरे को माइक्रो फाइनेंस साइड अच्छा लगता है, तो बंधन बैंक उसमें है, छोटे लोन्स करता है, उसमें रिवाइवल थोड़ा लेट हुआ था लेकिन अभी कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी बढ़िया हो गई है, 98.5% थी Q3 में और वो उसके ऊपर 99% तक जा सकती है। दूसरा वो काफी सारा उनका जो लोन बुक है वो भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी कि जो बड़े बैंक्स की तरह वो सिक्योर्ड लोन्स में जा रहे हैं और वैल्यूएशंस काफी ठीक है। तो ये स्टॉक हिस्टोरिकली 3 से 4 टाइम बुक पे ट्रेड हुआ है, बट अभी 2-2.5 टाइम भी जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो 300 रुपए तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक आईटी सेक्टर रिलेटेड है, फर्स्ट सोर्स बीपीओ कंपनी, और वो 2 वर्टिकल में काम करता है। एक है यूएस का जो हाउसिंग मार्केट है, जो मॉर्गेज मार्केट बोलते हैं उसमें, और हेल्थ केयर में। तो यूएस का मॉर्गेज मार्केट काफी खराब था, उसकी वजह से ये स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन उसमें भी काफी रिकवरी आ रही है और FY24 में हम उस सेगमेंट में रिकवरी देख सकते हैं। हेल्थ केयर एनीवे अच्छा कर रहा था और उसमें काफी ऑर्डर बुक है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए डबल डिजिट ग्रोथ हम देख सकते हैं इन डॉलर टर्म्स, जो मेरे को लगता नहीं है कोई आईटी कंपनी, बहुत कम आईटी कंपनी में देखने मिलेगा। मार्जिन इसके हिस्टोरिकली 10 से 12 टाइम में होते तो वही रहेंगे, लेकिन वैल्यूएशन इसमें भी काफी फेवर में 12 टाइम फॉरवर्ड पे है और डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा रहता है, आज के भाव से भी लगभग 3.5% डिविडेंड यील्ड पे है। ओके, ठीक है। तो आप बंधन बैंक के बारे में रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, ठीक है, और एक फर्स्ट सोर्स भी आपकी लिस्ट के अंदर है, तो दोनों शेयर्स आप बता रहे हैं कि आपकी लिस्ट के अंदर है, उन दोनों पे एक फंडामेंटल व्यू पॉइंट रखता है। फर्स्ट सोर्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये शेयर एक जिसे कहते हैं हिंदी में हाथ पतला वाली सिचुएशन में है, अगर ये चला तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। 2-2.5 मिनट रह गया अभी मार्केट के ओपन होने में, फटाफट से कुछ प्री ओपनिंग आने में, तो कुछ फटाफट से शेयर्स और पता कर लेते हैं जो आज मार्केट के अंदर ज़रा अच्छा रोल प्ले करेंगे। आप सभी शेयर्स को नोटिस करते जाइएगा, स्टॉप लॉस टारगेट लिखते जाइए बाकायदा, तो आपका काम पक्का होगा। इंडियन होटल्स, इसकी काफ़ी चर्चा हुई है पिछले हफ्ते और शायद छुट्टियों का बेनिफिट अगले 2-4 महीने और रहेगा। प्रशांत, आप चेक करेंगे इंडियन होटल्स? मान लीजिए मैंने प्लस अभी तक नहीं किया, प्लस करूं या मैं लेट हो गया? जी डेवी जी, जो शुक्रवार का पैटर्न बना है वो थोड़ा सा मुझे वीक पैटर्न लग रहा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो जब तक हम 330 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से 330 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट मुझे लग रहा है 350 से 55 तक हम जा सकते हैं। पर ये राय मैक्रोटेक डेवलपर्स पर नजर होनी चाहिए क्योंकि कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी आई है, अच्छे नतीजे, करीब 40% की बढ़त। खुश, आपसे जानना चाहेंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स। तो मैं कहूंगा थोड़ा होल्ड कर लें, बिकॉज एक अच्छा खासा जो इसमें अपट्रेंड शुरू हुआ था उसको हमने एंड होते हुए देखा है करीब 960 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और अब ये अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है, विच इज क्लोज टू 900-905 लेवल्स। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे और फर्दर डाउनसाइड हम देख सकते हैं टू अबाउट 880 लेवल्स। तो फिलहाल इसको आप अवॉइड करके चलें। अगर ये क्रॉस करता है 900 का लेवल तो एक्चुअली शॉर्टिंग कैंडिडेट बन जाएगा। थोड़ा सा तो मार्जिन पर दबाव था, तो मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स है, इसे वॉच आउट करना होगा। एक ट्रेड सिंपल डायरेक्शन ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन एमी ऑर्गेनिक्स सेमीकंडक्टर बिजनेस में इन्होंने अपनी एंट्री अनाउंस की है इस बेसिस पे, और एमी ऑर्गेनिक्स काफी फंड्स को पसंद भी होता है। प्रशांत, आप क्या ट्रेड देख रहे हैं एमी ऑर्गेनिक्स पर आज? प्रशांत, कैन यू हियर मी? प्रियंका, ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी स्ट्रेच लग रहा है मुझे, अगर इसमें डिप मिल जाए, यानी अभी हम देखें तो करीबन 1050-60 के आसपास क्लोज हुए थे, अगर इस स्टॉक 1020-25 के आसपास डिप दे दे तो आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस रखो करीबन 990 क्लोजिंग बेसिस और आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 1100 से लेके 1140, बट थोड़ा डिप आने दीजिए तो एंटर कीजिए, इसको चेज मत कीजिए।
नहीं करना है, डिप आने दीजिए राय एमी ऑर्गेनिक्स पर, क्योंकि हमने देखा एक स्ट्रेच लेवल्स पर ये काम करता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक नतीजे आ जाने वाले। हेमन, एक बार इंडसइंड बैंक, क्योंकि बैंक्स पर आज नजरें हैं ही और इनके तो नंबर्स आने वाले, नंबर्स से ठीक पहले अनुमान कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर तो ठीक ठाक लग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इंडसइंड बैंक? चार्ट्स क्या कहते हैं? अंडर परफॉर्मेंस काफी रहा है अगर आप चार्ट देखेंगे मानसी। शॉर्ट टर्म पॉजिटिव जरूर है, लेकिन रेंज बाउंड है, तो कोई बड़ी मूवमेंट आए वैसा लगता नहीं है। और पूरा बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3-6-7 महीने हो गए मानसी। बड़ी रेंज है 1000 और 1250 के बीच में, तो कुछ नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिगर मूव। बैंक पे कोई बड़ी मूव नहीं दिख रही, लेकिन आपको प्री ओपन में तो 3.5% देख रहा है, यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। एक व्यू जो बन रहा है कि बाजार एक गैप अप तो देगा, लेकिन कितना सस्टेन करेगा, इसी को आगे लेके चलते हैं इस सवाल को। शिवांगी शारदा भी हमारे साथ पैनल पर बनी हुई है। शिवांगी, क्या क्लियर डायरेक्शन आज लॉन्ग की है या फिर गैप अप के बाद आप एक बार एग्जिट का मौका ढूंढेंगी? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमने देखा है कि निफ्टी जो है वो अपने कई दिनों से 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है और पिछले 4 दिनों से ये सपोर्ट कायम हुआ है। तो यहाँ पे हम मेजर डाउनसाइड नहीं देख रहे, पर एब्सेंस ऑफ फॉलोअप के कारण जो है अपर जोन्स पे एक स्टक भी हो जा रहा है इंडेक्स। तो कुल मिला के ये रेंज में रहने की संभावना रहेगी। हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स भी काफी स्क्वीज डाउन हो चुका है, 12 के नीचे आ चुका है, जो है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रीमियम्स जो है वो काफी एक कम हो चुके हैं और उसमें मूवमेंट भी कम है। तो बाजार पूरे एक रेंज में फंसा हुआ है। हम देख रहे हैं ऊपर 17,777 एक इमीडिएट हर्डल की तरह एक्ट करेगा और नीचे 17,500 जो का एक सपोर्ट जो है वो ध्यान देने लायक है। तो इस दायरे में बाजार में रहने की संभावना रहेगी। ओके, ठीक है, यानी कि कुल मिला के एक दायरा भी है अभी भी आपके पास, और अभी जो इंडिकेटिव टिक्स है वो फ्रीज हो जाएंगे, आना शुरू हो गए हैं, 9-8 पे फ्रीज होंगे। इन बिटवीन एक काम हम करते हैं, पूजा को अपने साथ जोड़ के ना जरा एक्शन स्टॉक्स को वापस से कंपाइल आप कर देते हैं। पूजा, बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स कौन कौन से हैं? जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं एमी ऑर्गेनिक्स की। यहाँ पर सेमीकंडक्टर कारोबार में कंपनी उतरने जा रही है और बाबा फाइन केमिकल्स में 55% हिस्सेदारी खरीदने की योजना है कंपनी की। इसके अलावा मैक्स इंडिया पर भी नज़र रखिए। यहाँ पर कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है, जिसमें कि अंतारा प्रोजेक्ट में FY23 में बिक्री 300 करोड़ रही है और केयर सर्विसेज का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वहाँ पर 48% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा गुरुग्राम, बेंगलुरु और पुणे में भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए कंपनी की बातचीत जो है वो आखिरी चरण में है। तो आज मैक्स इंडिया फोकस में रहेगा। ऑटो कंपनियों पर नज़र रखिए, JBM ऑटो, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। यहाँ पर CSL की ने टेंडर जारी किया था, करीब 5,000 करोड़ का ये टेंडर था, जिसमें कि किसी भी कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के लिए फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर आ रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स कंपनी के नतीजे मिले जुले थे, लेकिन इसके अलावा कंपनी ने 1:1 बोनस की घोषणा भी की है। आखिर में बात करते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने मोहाली प्लांट पे कामकाज कुछ दिनों के लिए रोक दिया है, क्योंकि US FDA ने मोहाली प्लांट में कुछ सुधार करने के निर्देश दिए हैं और नियमों का पालन करने के बाद ही वहां पर अमेरिका को एक्सपोर्ट शुरू होगा। तो खबरों के चलते ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। पूजा, शुक्रिया एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो एक्शन स्टॉक्स की कैटेगरी में फार्मा, रियल एस्टेट और ऑटो शामिल हैं, लेकिन आज जब हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़े, बाजार पर ओवरऑल सेटअप पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आया। उनका ये कहना है कि बाजार का मूड, माहौल, सेटअप जो है पॉजिटिव था और आगे भी पॉजिटिव रहेगा। खास तौर से खरीदारी के मौके सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में तलाशने चाहिए और PSU बैंकों पर खास नजर रखनी चाहिए। आइए एक बार सुनाते हैं आपको। आप इमेजिन करिए कि आप लंबी छुट्टी पे गए हैं और लंबी छुट्टी के बाद आप वापस आते हैं। मैं बोलता हूँ जी देखिए पिछले 4 महीनों में क्या क्या हुआ है। अडानी के अंदर मारामारी हुई शहर के अंदर, US रीजनल बैंक के अंदर इश्यूज आए, क्रूड के अंदर हमने वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और निफ्टी का आप लेवल गैस करिए। आप बोलेंगे निफ्टी का जो लेवल है जी 15,000 या 16,000 होगा, निफ्टी 17,500 के ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बैड न्यूज़ को इग्नोर करते जा रहा है और गुड न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहा है। FI की सेलिंग भी खत्म होने लगी है। तो मार्केट के अंदर जो आपका ट्रेंड है वो ट्रेंड मुझे बुलिश लगता है। अब मैं लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में लाइन किया, फिंगर ऑन लिप्स थी 3 हफ्ते पहले, कोई स्टॉक आइडिया आपको देना नहीं चाहता था, मगर अब वही मिड कैप के अंदर माहौल और जो रुख है चेंज हो रहा है। तो मार्केट के अंदर इस समय डिजायर टू स्टे लॉन्ग इज देयर।
डिज़ायर टू पार्टिसिपेट इज़ देयर और वही करना चाहिए। मेरा मानना है कि जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप वो नहीं गिरने वाले हैं। मार्केट में बने रहिए, डटे रहिए। इस समय एक अच्छी अप्रैल होने, मैंने बात करी थी मार्च एंड में कि अप्रैल अच्छा रहेगी और मुझे अभी भी मानना है कि अप्रैल महीना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इस समय दो चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए अगर आप एक ट्रेडिंग थीम ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि छोटे PSU बैंक्स के अंदर, हालांकि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं, मगर एक ट्रेडर को मुझे लगता है उन छोटे PSU बैंक्स में एक बाउंस एक ओवरड्यू हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज है, प्राइवेट बैंक से नंबर अच्छे आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक से जो नंबर अच्छे आ रहे हैं वो क्रेडिट ग्रोथ की वजह से अच्छे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि छोटे बैंक्स ने भी अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ क्वार्टर गॉन बाय में रिपोर्ट करी है। तो छोटे बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि यू कुड बी इन फॉर एन अर्निंग सरप्राइज। और वो जो पूरा बास्केट है, हालांकि इन्हीं बैंक्स पे मैंने कुछ महीनों पहले बोला था कि इन्हें बेच देना चाहिए, मगर अगर आप एक ट्रेडिंग का एक छोटा सा इस समय शॉर्ट टर्म यानी 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्मॉलर PSU banks should be on everyone's radar. चलिए ठीक है, तो स्मॉल PSU बैंक्स पर आप खरीदारी के मौके ढूंढे और बाजार के लास्ट वीक में भी अप्रैल के लास्ट वीक में भी तेजी का ही रुख बना रह सकता है, ये निकुंज मान रहे हैं। लेकिन शिवांगी से एक बार उनकी आज की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी समझते हैं। शिवांगी, आज बेट कहाँ करेंगी आप? बैंक्स लेंगी या कैश मार्केट के स्टॉक्स होंगे? जी बिल्कुल, आज का मेरा पसंदीदा स्टॉक पहला रहेगा HDFC लिमिटेड। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो है स्टॉक काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली हायर लोज बनाते जा रहा है, यानी कि बेस जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है। इसका फ्राइडे का भी अगर हम कैंडल देखें तो ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, रेंज से निकलने की कोशिश किया है और वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे हैं पिछले पूरे हफ्तों में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2870 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 2700 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ITC पे। हमने देखा है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो रेजिलिएंट रहा है पिछले 6 से 8 महीनों में। मार्केट के वोलेटिलिटी और ऊपर नीचे के बावजूद ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है लेवल्स के पिछले हमने जो देखा, और पिछले 5 हफ्तों से हमने देखा है कि इसमें हायर हाइज भी बन रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो तेजी है वो बने रहने की सलाह है और यहाँ पे खरीदारी करे 425 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 400 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, 400 का एक स्टॉप लॉस, तो 425 का टारगेट। ITC थोड़ा स्लो मूवर है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा चॉपी हो सकता है ओपनिंग के बाद तो फिर पैसा ITC में भी पार्क किया जा सकता है, ये ज़्यादा अच्छी रणनीति हो सकती है। एक बेहतर शेयर भी आपको बैक टू बैक मिल गया। विनीत, इंडिगो पे आपका स्टांस क्या है? एक तरफ तो वापस से क्रूड के दाम थोड़े नीचे आ रहे हैं और सामने सीजन है छुट्टियों का, और आपको मालूम है कि जो सबसे बिजिएस्ट रूट है दिल्ली बॉम्बे वाला, जिनमें सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इनकी है, उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिगो आपको ठीक लग रहा है इस प्राइस पे? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक फ्रॉम 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से आप अगर इन्वेस्ट करोगे इंडिगो में, तो जिस तरह से इंडिया में ट्रैफिक ग्रोथ आ रही है, जिस तरह से लगेज ग्रोथ भी हो रही है, तो हमें लगता है कि कार्गो ग्रोथ, हमें लगता है कि दिस सेक्टर विल परफॉर्म वेरी वेल एंड इंडिगो इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कैरियर्स, तो 100% इसमें निवेश करना चाहिए लेवल्स। निवेश के लिहाज से पॉजिटिव इंडिगो इस वक्त, लेकिन IT पैक पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए और कुछ परसिस्टेंट सिस्टम्स के चार्ट एक बार देखें, क्योंकि हमने देखा पिछले हफ्ते शुक्रवार को TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में थे और आज परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स आने। प्री ओपन में स्टॉक में हम देख रहे हैं ग्रीन पैटर्न में इस वक्त कामकाज नजर आ रहा है। इनफैक्ट हम लगातार बता भी रहे हैं कि मिड कैप IT पैक पर तो नजर होनी चाहिए। क्या राय होगी? सो वेरी सिमिलर व्यू मानसी। देखिए क्या हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स और जो पूरा माहौल बना है IT स्पेस में, उसके चलते काफी शार्प डिक्लाइन देखने मिला है। बट आप देखिए राइज जो था वो इक्वली शार्प रहा है। जब हमने TCS इन्फोसिस के नंबर्स देखे तब स्टॉक करीब 3900 के लेवल्स तक चला गया था और वहां से रिबाउंड हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें। दिस इज अ वेरी राइट एंड अपॉर्चुन टाइम टू अक्यूमुलेट दिस स्टॉक। हो सकता है थोड़े से रिजल्ट्स और जो जिस तरह का माहौल है उस तरह से थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस रहे, बट ओवर मीडियम टर्म दिस
दिस स्टॉक इज लाइकली टू आउट परफॉर्म। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा लंबा व्यू लेके इसको अक्यूमुलेट करें। फ्रेश एंट्री अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे 4200 इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के चले, पोजिशन स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट आपके लिए यहाँ पे 4450 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट जो है 4600 के करीब। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को अक्यूमुलेट करके चलने का। पर तो तेजी रहेगी। कुछ स्टॉक्स और भी हैं जिन पर ध्यान रखना होगा, उनके तेजी के मौके बनेंगे। HDFC लाइफ जैसे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो HDFC को स्टेक बढ़ाने के लिए HDFC लाइफ में मौका मिला है, वहां पर तेजी के आज मौके बन सकते हैं। आप प्री ओपन में देखें 7.5% की मजबूती यहां दिख रही है। इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं, लेकिन क्विकली एक बार मार्कशीट से आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज समझ लेते हैं। नजर रखिए, इंपॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है टाटा स्टील पर। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि टाटा स्टील के पास मल्टी ईयर वॉल्यूम ग्रोथ पाइपलाइन नज़र आ रही है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से। इनफैक्ट उनका मानना है कि टाटा स्टील 6 to 7% का अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम कैगर डिलीवर कर सकते हैं इंडिया में 2030 तक। पोटेंशियल UK केपेक्स हालांकि एक की ओवरहैंग स्टॉक है स्टॉक के लिए, मगर इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि JP मॉर्गन ने टाटा स्टील पर अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा है और इनफैक्ट टारगेट प्राइस दिया है 150 प्रति शेयर का। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं JP मॉर्गन टाटा स्टील। ठीक है, तो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट टाटा स्टील पे है, JP मॉर्गन की, लेकिन मैं टाटा के साथ ही एक टाटा का शेयर कंपेयर करना चाहता हूं और खुश आपको बताना है कि मैं टाटा स्टील ले लूं, हालांकि बिजनेस अलग अलग है, या फिर टाटा मोटर्स ले लूं। मेरी चॉइस टाटा ग्रुप पे आके रुकी है, लेकिन दोनों के बिजनेसेस अलग अलग हैं, लेकिन मेरे को दोनों का अट्रैक्शन काफ़ी ल्योर कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। टाटा स्टील पकड़ूं या फिर टाटा मोटर्स? डिम्पी देखिए, जिस तरह से हम चार्ट सेटअप देख रहे हैं उस तरह से टाटा मोटर्स जो है इसमें हमें मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्शन है, यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो। टाटा मोटर्स में अगर आप एक फ्रेश एंट्री लें 460 का इसका जो सपोर्ट जोन है, इसको स्टॉप लॉस बना के चलें। पहला टारगेट आपके लिए 480, दूसरा टारगेट 487 का निकल के आ रहा है। L&T के चार्ट्स देखें, प्री ओपन में मूव कर रहा है और हमने देखा पिछले हफ्ते भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। क्या राय होगी L&T पर? शिवांगी जी, L&T की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफी एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है पिछले कई महीनों से, और L&T स्पेसिफिकली जो है काफी अच्छी तरह से होल्ड भी कर रहा है। इसमें जो करेक्शन देखने के बाद हमने साइडवेज कंसोलिडेशन देखा है, ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पे जो वीकनेस है वो खत्म हो रहा है। और यहाँ पे अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली 2250 का लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो 2310 2320 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और सपोर्ट के तौर पे 2180 जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल एक्ट करेगा। ठीक है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, इसके मर्जर के बेसिस पे शिवांगी ने भी HDFC लिमिटेड ट्रेड तो लिया, लेकिन बड़ा ट्रेड अभी जो आपको प्री ओपन में दिख रहा है वो HDFC लाइफ में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मर्जर से पहले RBI की नोट मिली है कि 50% तक स्टेक बढ़ा सकती है लिमिटेड या फिर बैंक। ट्रेड क्या बनता है शिवांगी? 7.5% अगर प्री ओपन में ये दिख रहा है, इतने बड़े गैप के साथ खुलता है तो क्या अपसाइड बचेगा बाय करने के लिए? जी बिल्कुल, HDFC लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में इसने अराउंड 455 के जोन्स पे सपोर्ट लेके वहां पे स्टेबलाइज करके फिर स्टॉक में जो है तेजी देखने को मिली है। फिलहाल तो ये अपने हर्डल के भी ऊपर ओपनिंग हो रहा है इसका, और अच्छा है यहाँ पे हम जो बाइंग इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो ओपनिंग के बाद भी, गैप अप ओपनिंग के बाद भी हम लेने के मौके ढूंढ सकते हैं, और 570 तक के एक लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सपोर्ट के तौर पे 540 का एक लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट एक्ट करेगा। ठीक है, 1.25 मिनट रह गए मार्केट ओपन होने में। फटाक से तरह 2-4 क्वेश्चन और पता कर लेते हैं। एक जरा टाटा केमिकल्स चेक करेंगे खुश आप, ये वीक है क्या? इसको तोड़ा जा सकता है, यानी कि शॉर्ट किया जा सकता है आज? डिम्पी सपोर्ट जोन से रिबाउंड किया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर ले। 930 अगर ब्रेक करता है तब फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। एक शेयर आप और चेक करो, उसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नाम से। ये वीकली सपोर्ट पे है, पुल बैक देगा, स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। वेरी हाई पॉसिबिलिटी 20 डे मूविंग एवरेज के जस्ट पास है, उसके ऊपर ही अभी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 305 के टारगेट के लिए, 292 इसको स्टॉप लॉस लेके चलें।
एमजीएल जिनके पास पड़ा हुआ है अभी होल्ड करके रखे ना, एमजीएल को काटे तो नहीं ना अभी, एमजीएल और चल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका रहेगा 990 के करीब। ठीक है, एक जरा आप लास्ट में चलते चलते कफोर्ज और देख लो, कफोर्ज आपको ठीक लग रहा है, बेस बन गया या फिर अभी और टूटेगा, थोड़ा नीचे जाएगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी नीचे और जा सकता है, 3750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट करें इसमें। ठीक है, 10 सेकंड रह गए मार्केट ओपन होने में। 83 पॉइंट ऊपर, 17700 के ऊपर खोल रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। हालांकि रेजिस्टेंस 850 का है। चेक कीजिएगा पहले 3 शेयर, उसमें से आपको एक शेयर चेक करना है रिलायंस, दूसरा आईसीआईसीआई, तीसरा एचडीएफसी और चौथा विप्रो। यहाँ पे बायबैक की न्यूज़ भी आएगी। हमारा अनुमान है कि 420 का बायबैक हो सकता है। खैर मार्केट ओपन हुआ है, 1000 शेयरों ने आज एडवांसेस दिखाए हैं और 300 ही शेयर डिक्लाइंस के साथ हैं, यानी कि कमजोरी के साथ खुले। रेशो अच्छी है, मार्केट के पास 42,300 आ चुका है। 42,350 से 500 वाला बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख पा रहे हैं, 29 रुपये ऊपर खुला है। हमारा अनुमान था करीब 2400 के आसपास खुलेगा, ये खुला है करीब 2380, तो 20 रुपये का डेफिसिट है जितनी हमारी कैलकुलेशंस थी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब शायद थोड़ा इसको स्ट्रगल अभी करना पड़े 2400 के आसपास। 2400 के ऊपर आने पर ये ज़्यादा मजबूती आपको दिखाता। फिर भी देखते हैं क्या होता है। तीसरा शेयर आप जरा दिखाइए, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इनको भी जरा शुरुआत में ही नोटिस कर लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक खुला है करीब 16 रुपये ऊपर, इतनी उम्मीद थी इससे। तीसरा एचडीएफसी करीब 5-7 रुपये ऊपर है और एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर भी कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं है। कुल मिलाकर 3 शेयरों की जो आज लड़ी लगाई थी उसमें से रिलायंस की ओपनिंग सबसे अच्छी है जो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वो भी 2400 का भाव नहीं लेके आया। इसलिए आप देख पा रहे हैं बाजार थोड़ा सा खिसक के नीचे आया है। यही बात अभी आपको खुश बता रहे थे, सुबह भी हम आपके सामने बात रख रहे थे कि आज की ओपनिंग से कहीं कॉर्नर ना हो जाए, बाजार को और शेयरों का पार्टिसिपेशन भी चाहिए। इस समय आप अपने निफ्टी का हीट मैप देख रहे होंगे और हीट में भी आपको दिख रहा है कि वेटेज वाले शेयर की वजह से बाजार ठीक है। इन्हीं शेयरों का अगर हम एक सैंपल सर्वे भी करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 3 के बदले 7 शेयर आपको निफ्टी के हीट मैप पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाजार को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के लिए। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है ये आपको मानसी बता रही हैं। तो लगातार दूसरा हफ्ता जबकि हम देख रहे हैं मिड कैप प्लेयर्स जो हैं अच्छा एक्शन दिखाते हुए, ब्रॉडर इंडेक्सेस में अच्छी मजबूती नजर आ रही है और मजबूती में सबसे आगे परसिस्टेंट का स्टॉक खड़ा है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, नतीजों से ठीक पहले अच्छा एक्शन, करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। इसी तेजी में रियल एस्टेट, काउंटर्स, कंजम्पशन थीम और साथ ही IT पैक भी शामिल हैं। रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी के स्टॉक को देखें और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज मिड कैप में पॉजिटिव प्लेयर्स हैं और साथ ही अगर IT पैक में देखेंगे कुछ तमाम स्टॉक्स, टाटा एलेक्सी में आधे से 1% तक की मजबूती। कंजम्पशन थीम पर लगातार बातचीत है और कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स भी हैं जो कि अच्छा एक्शन इस वक्त दिखा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर देखें, वरुण बेवरेजेस देखें, मजबूती के साथ ये ट्रेड करते हुए। एक स्टॉक जो कि ट्रेडिंग के लिहाज से काफी फेवरेट नजर आता है, MFSL, इस स्टॉक पर नजर रखें क्योंकि ये स्टॉक जो है फिर से ट्रेडर्स फेवरेट कैटेगरी में आता हुआ नजर आ रहा है। MFSL के चार्ट्स में अच्छी मजबूती नजर आएगी और इसी लिस्ट में कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं जहां पर आधे से 1% तक की तेजी के साथ मिड कैप में एक पॉजिटिव स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इस बेसिस पर देख लेते हैं कि आज एक्सपर्ट्स को ओपनिंग ट्रेड्स क्या लग रहे हैं। शिवांगी बताएं, कहाँ पर आप ओपनिंग ट्रेड देखेंगी? जो नंबर्स जहाँ आए हैं वहाँ तो इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन और बड़ी तेजी बन सकती है। HDFC लाइफ पे तो आपने व्यू दिया, लेकिन मिड कैप में परसिस्टेंट, टाटा कंज्यूमर या फिर फॉर दैट मैटर निफ्टी के कोई स्टॉक लेना चाहेंगी? जी बिल्कुल, कंजम्पशन में अगर हम बात करें तो मुझे ITC काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और दूसरे बैंकिंग जो है वो काफ़ी रेजिलिएंट खड़ा है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत डिप्स ज़रूर है पर ICICI बैंक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे नज़र डाल सकते हैं। और पूरे ही बैंकिंग और जो फाइनेंशियल स्पेस है उसमें एक अच्छी तेज़ी है, तो वहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ ITC पसंद आता है और साथ ही आपने ICICI बैंक की बात कही, 1.5% तेज है इस वक्त ICICI बैंक और कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स तो चल भी रहे हैं। आप US में भी देखें तो वहाँ पे भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? इस हफ्ते बड़ी अर्निंग्स ऑटो पैक से भी बहुत सारी हैं, बजाज ऑटो, मारुति जैसे नंबर्स है, बजाज ट्विंस के नंबर्स हैं, कहीं पर आप बिल्टअप देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए मुझे जहाँ पे नजर आ रहा है कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ और कंटिन्यूएशन जहाँ हमें दिख रहा है, अगेन वो एंसिलरी स्पेस में है। अतुल ऑटो, ये एक स्टॉक हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया अच्छे रनअप के बाद, बट दैट इज आल्सो विद अ पॉजिटिव बायस। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप नजर रख सकते हैं, एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले 413 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें।
430 जो इसने रिसेंट हाई बनाया था, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट, और 440 इसका सेकंड टारगेट होगा। तो आप बिल्कुल अतुल ऑटो में एक पोजीशन बना सकते हैं। कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, ब्रेकआउट की कगार पे है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ठीक है, तो अतुल ऑटो पे भी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्टॉक्स से और पकड़ते हैं। एक बार मैं शुरुआत में आज इंडिया विक्स और दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये अब इतना लो बेस है कि इसका 3-3.5% बढ़ना कोई मेहनत नहीं रखता, लेकिन फिर भी आज विक्स आपको थोड़ा सा परेशान करके रख सकता है। ये 3.5% का आप विक्स देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। आते हैं अलग अलग स्टॉक्स में जहाँ पर आज शुरुआत में मोमेंटम या फिर वीकनेस थोड़ी देखने को मिल रही है। उसमें से एक शेयर में को और दिखा, बर्जर पेंट, क्योंकि क्रूड नीचे और लगता नहीं कि जल्दी जल्दी वापस 88 को ये पार कर जाएगा, इसलिए बर्जर पेंट में कितना दम और है एक बार शिवांगी आप चेक करके बताएंगे बर्जर पेंट में कितना दम है। जी बिल्कुल, बर्जर पेंट हमने देखा था कि इसमें काफी एक मोमेंटम बनते हुए दिखा है और करीबन ये दोनों ही स्टॉक काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। मेरा यह मानना है कि बर्जर पेंट जो है अपने रेंज से निकला है और वीकली भी काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है 610 के आसपास, पर वहां तक एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 580 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। विनीत, ये गोल्ड के प्राइजेस ना काफ़ी अच्छे से शूट हुए थे, अब थोड़ा साइडवेज से हो गए हैं। ये जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी थी मुथूट, मन्नापुरम, इनके बार री रेट भी हमने होते हुए देखा है, या मैं सीधा गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनीज पे जोड़ सकता हूँ, टाइटन जैसी भी। हाँ, आपका इस पे स्टांस क्या है? फाइनेंसिंग वाली कंपनीज में बने रहें या फिर एक राउंड का प्रॉफिट बुक करके अब बाहर निकले इससे? नहीं, हमें लगता है इनमें बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यू गोल्ड के ऊपर काफी स्ट्रांग है और आने वाले 4-5 महीने और भी स्ट्रांग रहता है। इसकी वजह 2-3 है। पहली वजह तो ये है कि अगर आपको आपके कंट्री की फिजिकल सिचुएशन अगर स्ट्रांग करनी है, तो उसमें क्या रहता है कि आपके गोल्ड एसेट्स जो रहते हैं उसको आप रीवैल्यू करते हो, तो आपका लोन जो रहता है वो एक ऐसा कोलैटरलाइज हो जाता है। उसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड के भाव बढ़ते रहेंगे। अगर गोल्ड के भाव बढ़ते रहेंगे तो आपका लोन टू वैल्यू रेशो बढ़ता रहेगा। जो एग्जिस्टिंग लोन्स जो मन्नापुरम या गोल्ड फाइनेंस कंपनीज ने उनके कंज्यूमर्स को दिए हैं, तो उनकी लोन टू वैल्यू रेशो बढ़ती है एंड विदाउट कॉस्ट कंज्यूमर्स आके अपना लोन अमाउंट बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से मन्नापुरम फाइनेंस की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ती रहेगी। तो हमें लगता है वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ आती रहेगी ये काउंटर्स में, और हमें लगता है कि इनमें निवेश रखना जरूरी है। आपने काफी अच्छे से समझाया विनी, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन इस बीच प्रशांत भी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ लौट गए हैं। प्रशांत, आपके आने से पहले मार्केट तो खुल गया है, अब वरुण बेवरेजेस पर एक सवाल होगा। वरुण बेवरेजेस के लिए अगर देखें पॉजिटिव, ब्रोकरेजेस का तो ये भी मानना है कि 1530 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। इस वक्त 2-2.5% की तेजी है। वरुण बेवरेजेस के चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए, और भी कौन से स्टॉक्स आप आई कर रहे हैं? जी मानसी, पहली बात, वरुण बेवरेजेस एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं, एक पोर्टफोलियो पिक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। मुझे लग रहा है काफी अच्छा पैटर्न है और बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म बाय हो सकता है। अभी अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 1375-1380 के जोन में। वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 1500 तक के लेवल या 1540 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ओके, तो चलिए ये रहा इस वक्त वरुण बेवरेजेस पर। रेमंड के चार्ट से एक बार चेक करते हैं, और कुछ इस पर आप अपनी राय दीजिए। अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं, 8% की तेजी रेमंड के चार्ट्स में नजर आ रही है। ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक की लिस्ट में भी आगे आता है, उनके सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छे मूव्स हम देख रहे हैं। लेकिन आज टेक्निकली चार्ट पर ये कैसा लग रहा है? 8% अप मूव। सो मानसी, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और मैंने इसको पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, विद द टारगेट ऑफ आई थिंक बट 1550 और उसको तो बहुत ही इजीली इसने सरपास किया है। बहुत अच्छा मूव है, कंटिन्यू हो रहा है, बट अब मैं कहूंगा थोड़ा सा ओवर हीटिंग की तरफ चला गया है, तो फ्रेश एंट्री ना ले। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो वही 1550 1575 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस से होल्ड करें। मोमेंटम इसमें आता हुआ नजर आया है, तो इसको आप बिल्कुल राइड करके चले, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करें। रेजिस्टेंस लेवल के जरा सा पास आया है, और अच्छा खासा हम अप मूव इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछले 15 से 20 सेशन में ये 1100 से लेके करीब 1600 के लेवल तक आ चुका है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच तो है।
फ्रेश एंट्री के लिए हम डिप्स की वेट करेंगे, बट एज आई सेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, मोमेंटम को राइड करते चलें। रेमंड, और ये जितने भी एक्सपोर्ट गारमेंट्स एक्सपोर्ट स्टॉक्स हैं, इनमें अच्छी मूव है भी। रेमंड्स पर आप एक इम्पैक्ट देख, लेकिन सन फार्मा पर जिस मोहाली कैपेसिटी के लिए, मोहाली यूनिट के लिए पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, स्टॉक अच्छा खासा रिएक्ट किया था, वहाँ पर परमिशन मिली है, हालांकि कुछ कैवेट अब भी हैं। स्टॉक ने आज भी प्रेशर में ही खुला है। इनफैक्ट विनीत से समझ लेते हैं। विनीत, सन फार्मा, जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं, चाहे सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, इनके लिए थोड़े डायनामिक्स चेंज हुए हैं जो यूएस मार्केट को भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मोहाली फैसिलिटी की इस न्यूज़ से लग रहा था कि शायद स्टॉक दबाव में तो नहीं होगा। आप सन फार्मा की मूव को कैसे देखते हैं? नहीं, हमें लगता है कि अपना व्यू हैज बीन दैट फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा अंडरवेट ही रहना चाहिए, एंड आगे जाके इसमें देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर एक्सपेंशन या ग्रोथ, तो हमें लगता है कि ये सेक्टर में थोड़ा सा अंडरवेट ही होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन नंबर्स से पहले आपको मारुति जैसे स्टॉक्स में वीकनेस दिख रही है, और इनफैक्ट टॉप गेनर तो आपको HDFC लाइफ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस न्यूज़। इसके अलावा जो आप दूसरे स्टॉक्स देख रहे हैं उसमें आपको अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो में बायबैक के अनाउंसमेंट के चलते भी विप्रो में भी लगभग 1% की मूव है। कुछ IT स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। परसिस्टेंट, LTTS, परसिस्टेंट को तो हमने डिस्कस किया, LTTS में भी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा था। प्रशांत, क्या ट्रेड लेंगे आप मिड कैप IT के कुछ स्टॉक्स में जहां पर मूव्स भी अच्छी हैं, जहां के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं? जी, मुझे प्रियंका मिड कैप आईटी में LTTS अगर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हो रहा है करीबन 3320 के आसपास होगा, वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। बट मुझे पर्सनल इस स्पेस में अगर पूछा जाए तो मुझे कोफोर्ज एक अच्छा लग रहा है और अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है। यहाँ पे करीबन अगर हम देखें तो 3800 के करीब है और 3700 इसके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये अगर और थोड़ा नीचे मिल जाए तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा बाय हो जाएगा। बट इसके साथ मुझे एक स्टॉक जो आज के ओपनिंग के बेसिस पे अच्छा लग रहा है वो होगा बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अगर मैं देखूं तो ये 514 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है पोजिशनली आप 475 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा डीप रखिए क्योंकि ये पोर्टफोलियो बाय होगा, आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ से मुझे लग रहा है ये अभी तैयार हो रहा है 600 से लेके 625 के लिए। ये स्टॉक जब मूव करता है और वॉल्यूम बैक मूव है तो ये बड़ी मूव देता है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये एक पीक हो सकता है। अगर आज आप शुरुआत से मार्केट को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है आज 42,500 को टच करने की। अगर आप अपने स्क्रीन पे भी देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी परसेंटेज में भी ज़्यादा दिखेगा। फिर हमने ये चेक किया कि वेटेज के हिसाब से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को चला कौन रहा है, क्योंकि कई सारे बैंकिंग काउंटर ऐसे हैं जो निफ्टी का भी पार्ट है और बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। मसलन ICICI बैंक ये निफ्टी का भी पार्ट है और बैंक निफ्टी का भी पार्ट है, तो ये आज का टॉप लीडर है। फिर HDFC आ गया, HDFC के दोनों ट्विंस इनफैक्ट वो बैंक निफ्टी के भी पार्ट है, निफ्टी के भी पार्ट है। इसलिए बैंक निफ्टी में शेयर कम होने की वजह से वो ज़्यादा वेटेज है और वेटेज से आपको ज़्यादा उड़ा रहा है वो, इसलिए 42,500 एक टफ रेजिस्टेंस एरिया मान के चलेगा। जिसको भी प्रॉफिट बुक करने हो तो एक बार वो ज़रूर नोटिस करें। हाँ, निफ्टी को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि जिस लेवल पे बैंक निफ्टी खुला उस लेवल को अभी तक उसने वापस से पार नहीं किया। एक बार आप जरा दिखा देंगे निफ्टी का भी चार्ट, तो मैं इंट्राडे भी वो क्लियर कर देता हूँ। और विक्स थोड़ा सा बड़ा हुआ है 3% के आसपास का, ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स का चुनाव कीजिए। इस समय इंडाइसेस चॉपी हैं, ऑप्शंस वालों को मार देगा, थोड़ा दूर रहिएगा। ऑप्शंस जिनको अच्छे से राइटिंग करनी आती है वही ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स और पकड़ते हैं जहाँ पे मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। विप्रो लेके आइए जरा स्क्रीन पर। खबर मार्केट में यह है कि 420 का भाव आएगा बायबैक का। एक बार खुश आप चेक करेंगे विप्रो स्ट्रक्चर कितना ठीक है। अगर 420 का बायबैक है तो ये तो मतलब है अभी 50 रुपए का फर्क है। न्यूज को मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए आई जस्ट कीप इट असाइड। अगर मैं सिर्फ प्योरली चार्ट्स के हिसाब से बात करूं तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है काफी लंबे समय से और हमें एक बाउंस देखने मिला है। अब एक फर्स्ट साइंस ऑफ रिवाइवल इसमें है क्योंकि 370 का एक इसका रेजिस्टेंस जोन था जिसको क्रॉस करके अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक उसके ऊपर है तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। एग्जिस्टिंग हो तो मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री लें तो 365 का जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें।
पहला टारगेट आपके लिए 380 का है, दूसरा टारगेट आप 388 का लेके चल सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट टारगेट काइंड ऑफ प्ले. विप्रो हैज बीन नोटोरियसली फेमस फॉर अंडर परफॉर्मेंस. तो ये मेरे आईटी सेक्टर के टॉप पिक्स में नहीं आएगा, बट जिस तरीके का हम एक रिबाउंड देख रहे हैं उस हिसाब से एक टेक्निकल बाउंस के लिए ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते हैं. ठीक है, दो बातें आपने बोली, एक तो ये डाउन ट्रेंड में है, दूसरा एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए तैयार हो सकता है. हमने सामने भाव रखे जो कि सोर्स बेस्ड हैं कि 420 आएगा, और टिपिकली मैनेजमेंट भी वहीं पे बाय करता है जहाँ पे पेसिमिज्म ओवर हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हो जाए, उसके बाद ये बायबैक वाला टूल इस्तेमाल किया जाता है कॉर्पोरेट के अंदर. खैर एनी हाउ, हम इस स्टॉक के बारे में तो हम छोड़ भी देते हैं अगर एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. एक दो शेयर और पकड़ते हैं. गोदरेज प्रॉपर्टीज़, क्या इस शेयर को लेके रख लेना चाहिए और एक साल के बाद देखना चाहिए? एक साल से जो पहले देखेगा वो जुर्म करेगा, ये बात ठीक है विनीत? कम से कम एक साल के लिए रखना होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो, और अगर छोटे मोटे प्रॉफिट चाहिए तो लेते रहो, 50-60 रुपए तो मिलते ही हैं हर रोज. गोदरेज प्रॉपर्टीज वो एक शेयर है गोदरेज ग्रुप में जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा. हमें लगता है कि पूरा गोदरेज ग्रुप एक री रेटिंग कैंडिडेट है. इसके सारे बिजनेसेस बेहतरीन कर रहे हैं, इनमें केपेक्स भी काफी अच्छा आ रहा है. तो हमें लगता है कि ये दिस विल बी वन ऑफ द डार्क हॉर्स एज अ सेक्टर टू इन्वेस्ट इन. ओके, तो चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर इस वक्त ये राय मिलती हुई दिख रही है. रियल एस्टेट सेक्टर तो है ही, और रियल एस्टेट के साथ कनेक्टिंग में हम देख रहे हैं होम डेकोर सेगमेंट भी है, सेरेमिक टाइल्स जैसे स्टॉक्स भी हैं और सीमेंट प्लेस भी हैं जिस पर नजर होनी चाहिए क्योंकि क्लियर कट कनेक्ट्स यहाँ पर बनते हैं. लेकिन शिवांगी, आपसे होगा मेरा सवाल, एसबीआई कार्ड्स के चार्ट देखिए, क्या इन स्तरों पर एसबीआई कार्ड्स में कोई ट्रेड बनता है? जी, एसबीआई कार्ड की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि आज गैप अप उठने के बाद स्टॉक होल्ड कर रहा है, पर इसका कहीं ना कहीं एक पिछला हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है 775 के आसपास, तो वो अगर सरपास करता है तो इसमें मच्छी बढ़त देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वीकली काफी महीनों के एक डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक अब वापस रिवाइवल पे आ रहा है. तो यहाँ मोमेंटम जो है वो बने रहने की जरूरत है, तब वहां पे एक अच्छा कंसिस्टेंट अप मूव देखने को मिलेगा. विनीत, केमिकल सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त अगर नवीन फ्लोरीन जैसे चार्ट्स देखें, केमिकल प्लेस में आए दिन हम अच्छा एक्शन भी देखते हैं और इसके पीछे के ट्रिगर्स भी कई सारे. एक तो अग्रेसिव केपिक्स प्लान्स हैं जो कंपनी बनाकर चल रही है, नियर टर्म कंसर्न्स जो ग्रोथ कर लेकर थे वो भी आप छटते हुए नजर आए, और साथ में इस वक्त देखें तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं. डू यू थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? विनीत, केमिकल्स पर आपसे राय होगी. केमिकल्स वी विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडरवेट फॉर सम मोर टाइम. हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी थोड़े से वीक है, तो हमें लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा वेट ही करना जरूरी है. ठीक है, कुछ सेक्टर्स देखते हैं जहाँ अच्छी मूव है. थोड़ी देर पहले खुश बात भी करते हैं ऑटो एंसिलरी, वहाँ एक अच्छी मूव है. ल्यूमेक्स, जेबीएम ऑटो, एनआरबी बेयरिंग, इन स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव है. कोई और स्टॉक आपके रडार पे आया है कुछ, ल्यूमेक्स या फिर जेबीएम ऑटो, यहाँ पर मूव और बड़ी हो सकती है? बिल्कुल, इनफैक्ट अतुल ऑटो तो देखिए हमने डिस्कस किया ही था. जेबीएम ऑटो भी सिमिलर कैटेगरी में ही बिलोंग करता है. इनफैक्ट इट प्रोबब्ली बी एज हायर, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है ये कंटिन्यूअस बना हुआ है. 2 दिन का साइडवेज मूवमेंट देखने मिलता है एंड देन इट अगेन रिज्यूम्स इट्स अप ट्रेंड. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी ली जा सकती है. यहाँ पे अगर आप एंट्री लें तो 835, 830 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले. पहला टारगेट आपके लिए 855 और दूसरा 870 का निकल के आ रहा है. बट आई वुड सजेस्ट दिस इज आल्सो अ स्टॉक जिसको आप लंबे समय के लिए बाय कर सकते हैं. 900 सवा 900 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए भी इसमें एंट्री ली जा सकती है. सो दिस इज वन स्टॉक जो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो दोनों के लिए ही काफी फेवरेबल हो सकता है. तो बिल्कुल आप अपने रेडार पे रखें, आइदर यू आर एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर बोथ. ओके, इंडेक्स के आप मूव देखें तो आपको एक रेंज में कंसोलिडेटेड हुआ बाजार पिछले हफ्ते भी दिखा, और आज भी आप शुरुआत से जब से सेशन खुला है तब से आप देखें तो वो नीचे की तरफ दिख रहा है थोड़ा सा बाजार. लेकिन मिड कैप के कई स्टॉक, मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है. एक बार एचबीएल पावर को डिस्कस करते हैं प्रशांत के साथ. आई थिंक इस स्टॉक को हमने कई बार शो पर डिस्कस भी किया है. एचबीएल पावर की आज की मूव 7.5% की मूव, यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इन लेवल्स पर एंट्री पॉइंट देखना चाहिए क्या प्रशांत? प्रियंका, इस स्टॉक के बारे में एक बार डेफिनेटली हाईलाइट करूंगा. पिछले साल मैंने ये कहा था कि इसको आप पोर्टफोलियो में रखो 2 साल पे. पहला बाय मैंने 37 पे दिया था, नेक्स्ट 55 और नेक्स्ट 62 पे, और मैंने कहा था इसको बेचो मत. आज का प्राइस आप देखो 117 है.
मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में अगले 2 साल के लिए होना चाहिए। ये शायद एक मल्टी रिटर्न्स के टर्म्स में जा सकता है। अगर हम एक ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें, 117 पे ये ट्रेड कर रहा है, आप करीबन 102, 103 के रेंज में या 100 के रेंज में क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छी मूव देने के लिए तैयार है, वॉल्यूम बैक मूव है। मैं डेफिनेटली इसको एक मल्टी बैगर कैटेगरी में देखता हूँ। ओके, ठीक है। जिस चीज़ का मेरे को सुबह सुबह थोड़ा डर था, हमने आपको आगाह भी किया था और बताया भी था। देखिए, हम सीधा सीधा तो मैं नहीं कह सकता कि आप खुलते इसको शॉर्ट कर दो, लेकिन मैंने ये आपसे ज़रूर बात रखी थी कि आज कहीं ऐसा ना हो कि रिलायंस अपना दम दिखाए, कुछ शेयर अपना दम दिखाएं, लेकिन बाज़ार ना चले। अभी आप देख पा रहे हैं सिर्फ 23 पॉइंट की बढ़त रहेगी। ऑलमोस्ट हम 60 पॉइंट देख के आ चुके हैं निफ्टी पर। और सुबह सुबह मैं देखता नहीं हूँ इंडिया विक्स, लेकिन मैंने विक्स भी आपको नोटिस करवाया था, 3.5% से ऊपर है। मैं अभी भी बोलूँगा कि बाज़ार के अंदर अंडरटोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार ने अपने रेजिस्टेंसेस को पार कर लिया। आप दोनों चश्मे से देखें, आप ऐसे ना देखें कि बाज़ार के पास सपोर्ट ही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी हैं जो अभी तक पार नहीं हुए हैं। इसलिए चर्निंग होती रहेगी, चॉपीनेस रहेगा। और ये एक्सपायरी वाले वीक में तो और ख़तरनाक हो जाता है, जब ऑप्शंस के प्रीमियम्स काफ़ी बुरी तरह से डिप्लीट किए जाते हैं, खाए जाते हैं। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रीट कीजिएगा, बाज़ार यहीं खड़ा रहेगा, आपके अकाउंट साफ़ हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहिए, खासकर ऑप्शंस वाले। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड पकड़ने की ज़रा कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में मेरे को लगता है कि डिविस लैब, प्रशांत आप सुबह कह रहे थे ना कि डिविस लैब एक बार ठीक है प्लस कर लेना चाहिए, रख लेना चाहिए। ऐसा कोई एक और शेयर आपको बता सकते हैं? मैं रोज़ की आपाधापी से हट के उसको प्लस कर लेता हूँ और फिर 6 महीने में देखूंगा या 1 क्वार्टर के बाद चेकूंगा। जी डिम्पी जी, एक तो मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले जो स्टॉक कहा वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। मुझे लग रहा है इसको आप डेफिनेटली जो कैटेगरी आप कह रहे हो एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से मुझे इसमें वो लग रहा है फिट हो रहा है। और दूसरा स्टॉक होगा दीप इंडस्ट्रीज, करीबन 170 के ऊपर है। तो दोनों के लिए लेवल्स अगर मैं बात करूं तो बोरोसिल रिन्यूएबल को आप डीप स्टॉप लॉस रखो 490 के आसपास क्लोजिंग बेसिस, 490, 95 और होल्ड करो। ये एक बड़ी मूव देता है स्टॉक नॉर्मली जब चलता है, तो आप 600 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। डीप इंडस्ट्रीज में मेरे हिसाब से आप 158, 159 जोन में स्टॉप लॉस रखो और इसको भी आप पोर्टफोलियो में रखो। मुझे लग रहा है डीप इंडस्ट्रीज थोड़ा शॉर्ट टर्म 1 से 1.5 महीना, बट बोरोसिल रिन्यूएबल आप डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो और होल्ड कर सकते हो। डेली चार्ट पे अगर आप चेक करेंगे, खुश आप जरा खोल के रखिएगा डिक्सन के चार्ट। मैं एक अपना छोटा सा ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। मार्केट के अंदर एक तेज़ गिरावट थी और इस तेज़ गिरावट के बाद इसने अपना बेस बनाना शुरू किया जो करीब करीब था 2650 रुपये के आसपास से। ये इसका फेल हो रहा है 3000 रुपये, यानी कि 2650 से 3000 के बीच में। जिसने शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा उठा लिया सो उठा लिया, लेकिन अब शायद फिर से प्रेशर आ रहा है। ये 2650 वापस आ जाएगा। सो डिम्पी देखिए, प्रेशर तो डेफिनेटली है स्टॉक में, और जो इसका एक फर्स्ट साइन होता है विच इज अगर डाउन ट्रेंड हम स्टार्टिंग पॉइंट तो 20 डे मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा 2650। वेल अगर कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट ढूंढना चाहे तो उसके लिए एक पोजिशनल टारगेट ये बिल्कुल हो सकता है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप वही जो आपने बताया 3000 या 2950 का जो लेवल है उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। बट मैं कहूँगा थोड़ा और वेट करें, 2850 के नीचे अगर स्लाइड होता है तब आप इसमें एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करें। प्रेशर डेफिनेटली दिख रहा है, बट एक कंफर्मेशन आएगा 2850 के नीचे अगर ये स्लाइड होता है और सस्टेन करता है तो। इस वक्त भी मार्केट अगर देखें इंडेक्स स्पेसिफिक ना होकर स्टॉक स्पेसिफिक है और थीम स्पेसिफिक है। आपको इंडिकेशंस दे रहा है मार्केट, और इंडिकेशंस जो हैं वो कुछ चुनिंदा स्पेसेस की तरफ लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनमें से एक स्पेस है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। आज सुबह से ही हम बता रहे हैं कि बैंक्स फाइनेंशियल्स थीम रहेगा। ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक के पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आए, उसके बाद एचडीएफसी ट्विंस के लिए आरबीआई अलाउंस जो है वो एक न्यूज़ साबित होता हुआ दिखेगा। कोटक बैंक में अगर देखें उदय कोटक जी की मैनेजमेंट में रहने की या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव रोल पर बने रहने की जो खबर है वो एक खबर ज़ाहिर तौर से देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के नंबर्स हैं। लॉन्ग्स बिल्डअप की कैटेगरी में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े कई सारे स्टॉक्स पाएंगे। प्रशांत एक बार देखें, बंधन बैंक, आरबीएल, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्लियर कट लॉन्ग्स बिल्टअप यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी दिग्गज प्लेयर्स में से या फिर छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स, क्योंकि आज सुबह निकुंज भी बता रहे थे कि पीएसयू बैंक पर काफी फोकस होना चाहिए। कोई स्टॉक अगर आप कोई स्क्रिप्ट चुनना चाहें? जी
मेरा पिक इसमें जो मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे वो है यूनियन बैंक। अगर हम देखें तो करीबन ये 71-72 के जोन में 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप 66-65 के जोन में क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये करीबन 80-85 इन लेवल के लिए तैयार हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक अच्छे लेवल्स पे आप इसको ऐड कर सकते हो। जहां तक बंधन बैंक की बात है, मुझे लग रहा है ये 225 जो इसका एक रेजिस्टेंस है इसके करीब जा रहा है, तो इस लेवल पे बाय करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, अगर एक डिप आए करीबन 216-17 वहां पे डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। कैनरा बैंक 305 के ऊपर स्ट्रांग होगा, अभी 300 के साथ स्ट्रगल कर रहा है। 305 क्रॉस हो जाए तो आप 298 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो, टारगेट होगा करीबन 320 का। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यूनियन बैंक मुझे लग रहा है कि अब एक पोर्टफोलियो पिक करके रख सकते। पोर्टफोलियो पिक के तौर पर यहाँ पर ये स्टॉक्स जोड़े गए हैं और इन बैक स्पेसेस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। बैंक्स फाइनेंशियल्स के ठीक पीछे आज हम देख रहे हैं रियल्टी, एनर्जी और ऑटो पैकेज जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि मेटल, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा आज लुढ़क चुके हैं, कमजोरी यहाँ पर हाथ लगती हुई। ऑटो स्पेस में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कुछ लगातार हमने एक्शन देखा है, क्या कोई ट्रेड इस वक्त बन रहे हैं? हरे निशान के साथ आप ऑलमोस्ट 1% के अप मूव देखेंगे। सो इसमें एक पॉजिटिव ट्रेड लिया जा सकता है। मानसी अपने की एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि अभी 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो हल्का सा प्रेशर उस लेवल के आसपास बना रहेगा। तो जिस तरीके का हम इसमें एक रिबाउंड देख रहे हैं 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद, एक अग्रेसिव ही सही बट बाय साइड का ही ट्रेड इसमें बनता है, इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ फ्रेश एंट्री। तो यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस है बहुत टाइट लेके चलें, 2020 के जो लेवल्स हैं इनका, यहाँ पे आप मोमेंटम एक्चुअली 275 के बाद आते हुए देखेंगे, बट एक दो सेशंस हमने उसको क्रॉस करके वहां पे सस्टेन भी किया था। सो मेरे हिसाब से वो लेवल्स फिर से रीटेस्ट कर सकता है, उसे क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे 2100 और जिसका रिसेंट हाई था 2130, ये 2 लेवल्स के बनते हैं। सो बहुत ही टाइट ट्रेड है, बट अगर कोई लेना चाहे तो द ट्रेड इज ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, ठीक है। खैर, इस बीच आप एक कमिंग अप देख पा रहे होंगे नीचे, हिंदुस्तान जिंक के सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका नाम है अरुण मिश्रा जी। वो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत, क्योंकि FY23 तो पहले तो मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका FY23 यानी कि जो मार्च तक था इस फाइनेंशियल ईयर, वो तो बहुत ही शानदार रहा और आपने काफ़ी अच्छे नंबर्स भी दिखाए, लेकिन अब FY24 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा गाइडेंस के हिसाब से पता करना चाहता हूँ आपसे, गाइडेंस भी 2 चीज़ों का जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज़ मार्जिन, सेकंड इज़ वॉल्यूम। इन दोनों पे अगर आप जानकारी दे पाएँ तो। FY24 में हम लोगों का वॉल्यूम जो रहेगा माइंड मेटल का, वो करीब 1.075 मिलियन टन से 1.1 मिलियन टन तक होगा। उसके बदौलत हम लोग फिनिश गुड्स या तो रिफाइंड मेटल जो बनाते हैं वो करीब 1.05 मिलियन टन से 1.08 मिलियन टन तक जाएगा। सिल्वर प्रोडक्शन 725 टन से 750 टन तक जाएगा। जिंक का जो कॉस्ट है वो इस साल करीब $1257 पर टन था, वो घट के 1125 से लेके $1175 पर टन होगा। और प्रोजेक्ट में जो ग्रोथ प्रोजेक्ट में खर्चा है वो करीब $175 मिलियन से लेके $200 मिलियन तक पहुंचेगा। एंड अगर मार्जिन हम देखें तो अभी का जो रूलिंग प्राइस है वो अगर कंटिन्यू करे तो मार्केट प्राइस में करीब $200 का घाटा है प्राइस में, तो उसको मेकअप करने के लिए हम देख रहे हैं $1257 से अगर हम $1150 में भी आ जाए तो करीब लगभग $100 का मेकअप वहीं से हो जाता है कॉस्ट से। और बाकी हमको जो मार्केट में प्रीमियम है या तो जो मेरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसके थ्रू मेकअप करेगा। कोशिश तो रहेगा मार्जिन इंटैक्ट रखने का, पर मुझे लगता है अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो $20-25 पर टन का तो मार्जिन में असर पड़ भी सकता है। राइट, मिस्टर मिश्रा, अगर आपके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स पर नज़र डालें तो इस वक्त हिंदुस्तान जिंक कई सारे स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है जो कि क्लियरली कैपेसिटी एक्सपेंशन और सिनर्जी ग्रोथ को इंश्योर करेंगे। लेकिन आने वाले 3 से 4 साल की अगर बात करें, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग समझने की कोशिश करें, इन तमाम प्रोजेक्ट से कितनी कैपेसिटी एक्सपेंशन होती दिखेगी? रोस्टर लगा रहे हैं, उससे हमारा करीब 50,000 टन का करीब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मेटल का। और उसके बाद हम लोगों ने उसका जो लीचिंग सर्किट है, फाइनल सर्किट जहां हमारा प्यूरिफाइड मेटल प्रोड्यूस होता है, उसमें डिबॉटलनेकिंग करेंगे। तो ये सब मिला करके अगला 1-2 साल के अंदर में हम लोग 1.15 मिलियन टन का यानी कि लगभग 1.2 मिलियन टन मेटल कैपेसिटी पहुंच जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी डिजाइन फाइनल कर रहे हैं, इसके बाद इसको 1.35 मिलियन टन कैसे लिया जाए
और उसके बाद 1.5 मिलियन टन कैसे पहुंचा जाए। तो ये और लगभग 1 महीने के अंदर हम लोग का डिजाइन अगर फाइनल हो जाए, बोर्ड का अप्रूवल मिल जाए, तो हम लोग इसको पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं कि ये सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कब और कैसे हम लोग काम में लाएंगे। सर, थोड़ा मैं रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात करना चाहूँगा। ये जो जिंक इंटरनेशनल डील के रिगार्डिंग है, आपका बोर्ड कुछ हद तक थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहता है। ये मैटर सर कहाँ तक पहुँच गया, और क्या शेयर होल्डर से अप्रूवल अगले आप 3 महीने में ले लेंगे क्या? ऐसी कुछ खबर है, आप जरा इस पर क्लैरिफाई कर पाएँ। तो ये हम लोगों ने सोचा था कि 3 महीने के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि जो हमको तो मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना हम ये काम कर नहीं सकते। तो वहां पर क्योंकि आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लेटर स्टॉक एक्सचेंज को दिए थे, जिसका कि नोटिस बोर्ड ने लिया है, उस लेटर का सार यही है कि गवर्नमेंट इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उस डील को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि कंपनी को देखना चाहिए कि बिना कैश का कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से एक्विजिशन हो सकता है कि नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस ओपन है, हम लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के साथ, एंड एक कभी ना कभी इसका जो निर्णायक अंत है उसमें हम लोग पहुंचेंगे। जब तक ना बोर्ड मीटिंग में फिर से इस डिसीजन पे और कोई चर्चा होता है, इस बारे में कोई नया बताने के लिए मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, वी हियर यू मिस्टर मिश्रा, लेकिन इसी जिंक इंटरनेशनल डील जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी की वजह से हिंदुस्तान जिंक के डाइवर्समेंट पर एक रोड ब्लॉक हिट होता हुआ भी दिखा है। एनी फर्दर अपडेट्स जो सरकार के डाइवर्समेंट प्लान्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं, विच यू कैन शेयर विद अस? नहीं, सरकार अपना तैयारी जरूर कर रहे होंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने सरकार के साथ फॉरेन में डाइवर्समेंट के लिए इसका प्रचार करने भी गए थे, एंड काफी इंटरेस्ट था मार्केट में। लेकिन पिछले कुछ महीना आप सबको पता है कि हमारे शेयर मार्केट में कुछ ऊपर नीच हुआ है, और इस समय में इस मार्केट में करीब अगर पूरा पकड़े हम लोग तो करीब 48,000 करोड़ का शेयर गवर्नमेंट के पास है। अगर ये सारे के सारे शेयर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है कि नहीं, जरूर गवर्नमेंट उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, और जो उनको लगेगा सही समय है मार्केट में एंट्री करने का, उन्होंने मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप बहुत ही शालीन हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को बता रहे हैं, और भी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान जिंक का जरा चार्ट चेक भी करवा लेते हैं कि इसके अंदर कोई ट्रेड बनता नहीं बनता है। खबर अपनी तरफ होती है, ट्रेड अपनी तरफ होता है। हिंदुस्तान जिंक खुश एक जरा आप चेक करेंगे 2.5% नीचे है, 316 का रेट है। आज का भाव छोड़ दीजिए, 10-15 दिन 40 दिन का बेस बना के बताइएगा कि ये शेयर क्या बेस बना रहा है अपना। सो डीपी थोड़ा सा अगर हम लंबा व्यू लें जैसे आप बोल रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए 290 के आसपास स्टॉक में एक बेस बना है। हालांकि हम ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। पोजिशनली अगर कोई लेना चाहे तो यही 290-300 के जो स्टॉप लॉस है, इससे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे 360 और 375 के जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे, बट दैट इज मोर ऑफ अ पोजिशनल बाय। नियर टर्म में हम जरा सा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं ऑन हायर लेवल्स ऑफ अबाउट 330। थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड कीजिए आज इंडेक्स के अंदर। मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, सुबह भी हमने आपको बताया था निफ्टी ऑलमोस्ट लाल निशान की तरफ बढ़ गया था। अभी तो है 14-15 पॉइंट की वापस से बढ़त निफ्टी पे, लेकिन अभी निफ्टी के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट रह गए थे। आप बिल्कुल डेज लो पे टेस्ट कर चुके थे। एक और चीज़, बैंक निफ्टी में ज़्यादा एग्रेशन है, जैसे हमने आपको सुबह भी बताया, वो वेटेज वाले शेयर्स की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ HDFC और ICICI। अगर आप इन दोनों को हटा दें तो बैंक निफ्टी में भी दम नहीं है। इसलिए आप ना बैंक निफ्टी के नीचे ICICI और HDFC बैंक को लगा लो। अगर ये अपने हाइस को आज ब्रेक कर रहे हैं वापस से, तो आप सौदा मत काटना। अगर ये अपने लोस को आज टेस्ट कर रहे हैं और बार बार ब्रेक कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पे अपने प्रॉफिट्स को चेक कर लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। ये ट्रेडिंग आनी चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक ही तरफ का व्यू रखेंगे, तो फिर हो सकता है बाजार आपको झका दे, क्योंकि ये चॉपी मार्केट है। ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं कर रहा, सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर रहा है, दोनों तरफ के लोगों को मारेगा। खैर, मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्सा रिटेलर्स का जा चुका है। अब वो कैश के शेयर की ना बात करते हैं ना चर्चा करते हैं, उनको ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। प्रशांत, कोई ऑप्शन है आपके पास? कोई कॉल, कोई पुट आपके पास हो? मेरे को लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन पुट उसकी ली जा सकती थी ऊपर।
जी डिम्पी, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 1 घंटे के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक तो वेट करूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आज का दिन आप छोड़ दो और कल आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। अगर ऊपरी साइड पे क्लोजिंग हो और रेंज के बाहर हो और कल फॉलो थ्रू मिले, तो आप वहां पे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो। तो मुझे लग रहा है आज का दिन थोड़ा सा आप ट्रेड कम करके जो आपकी वॉच लिस्ट है, वहां पे जो आपके मेजर लेवल्स हमने डिस्कस किए, वहां पे ध्यान रखो। और अगर उन लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी स्पेसिफिक आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है और उसी में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां भी होगी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था बोरोसिल रिन्यूएबल, डीप इंडस्ट्री, ऐसे आप जो छोटे मॉड्यूलर मिड स्मॉल कैप्स है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये एक रिजल्ट हेवी वीक होगा, तो आपको थोड़ा सा, जैसे आपने कहा, ऑप्शन में संभल के ट्रेड करना होगा। आप आज के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहेंगे, डायरेक्शन का इंतजार करेंगे बाजार में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्टॉक्स में तो मूव है। इंडेक्स को आप छोड़ दें, लेकिन दूसरे कुछ स्टॉक्स, अब आप सीमेंट स्टॉक्स में जेके सीमेंट जैसे स्टॉक को देखें, वहाँ पर भी एक मूव है। इसी हफ्ते अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आने हैं और अभी तक सीमेंट स्पेस से नंबर्स शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अल्ट्राटेक के जिस तरह की पिछली बार की मूव थी, पिछले 3 हफ्तों से मूव थी, सीमेंट स्पेस के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, जेके सीमेंट पर इस वक्त क्या ट्रेड बनता है, एक बार समझ लेते हैं। कुछ आप बताएं, सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक या जेके सीमेंट, दूसरी कुछ और न्यूज़ भी है, डालमिया भारत पर भी आज न्यूज़ है, सीमेंट स्पेस में कुछ पसंद आ रहा है? देखिए, इसमें मुझे अल्ट्राटेक सबसे स्ट्रांग लग रहा है। हालांकि हल्की सी हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है और अभी फिलहाल अपने की एवरेज के जस्ट पास ट्रेड कर एक रिवाइवल अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहूंगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बस ये जो हल्की सी हम पिछले 4 सेशन से फॉल देख रहे हैं, ये आज हमें खत्म होती भी नजर आ रही है। तो मान लीजिए आज के दिन अगर ये पॉजिटिव क्लोज देता है, तब हम इसमें फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है, ये आपके लिए रहेगा जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, विच इज 73.45 के जो जोन्स हैं, जहां का जिसके करीब का आज इसने लो भी बनाया है। सो मेरे हिसाब से 73.45 के हिसाब से आप इसको स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। पहला टारगेट आपके लिए 750 का 7550 का होगा। दूसरा टारगेट जो है 7700 का निकल के आ रहा है, तो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। मैं पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लूं तो एक दिन का और वेट करना चाहूंगा, जस्ट टू इंश्योर दैट द फॉल दैट वी आर सीइंग इज इंडीड ओवर और अब स्टॉक एक वापस अपना जो अपट्रेंड इसको रिज्यूम कर रहा है। मदरसन सुमी और साथ ही बालाकृष्णा टायर स्टॉक पे पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन आप देखें तो बालाकृष्णा की मूव आसानी से नहीं आती है। आज बालाकृष्ण में एक मूव दिख रही है और आपको एक ट्रेंड जरूर दिखता है कि कुछ स्पेसेस में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेसेस हैं, वहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो हैं वो वहाँ पर वैल्यू बाइंग और बाजिंग हो गए हैं। मदरसन या फिर बालाकृष्णा, यहाँ कोई ट्रेड दिखता है प्रशांत? जी प्रियंका, मुझे लग रहा है कि टायर्स ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अपोलो टायर्स को देखें, तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि 335 का लेवल था। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हो, करीबन 332 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 350 355। और जहां तक बालकृष्ण की बात है, मुझे लग रहा है 2050-55 थोड़ा सा चौपी जोन में। तो अगर मैं चुनना चाहूँ तो मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स क्लियर कट, मुझे लग रहा है कि क्रिस्प एंड क्लियर ट्रेड है, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक शेयर मेरे को मिला है एक्चुअली, मैं आज जब सुबह निकुंज सर से भी यही बात पूछ रहा था कि छोटे के मझोले कैटेगरी में शेयर्स को क्या मापा जाए, देखा जाए। अगर बड़े शेयर इंडाइसिस मार्केट को एक रेंज में रखना चाहते हैं तो क्या छोटे शेयर्स में देखा जाए। आप देखिए पुल बैक भी छोटे शेयर्स में स्पीड से आ रहा है इस समय, मिड कैप बाकायदा लाल से हरे वापस निशान में नोटा। इसी तरह की कैटेगरी में मेरे को एक शेयर मिला है SBC एक्सपोर्ट्स के नाम से, करीब 450 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। एक बार अगर आप दिखा पाएँ तो SBC एक्सपोर्ट्स के नाम से ये 20.5 का। प्रशांत आप चार्ट खोलो, मैं जब तक इसके बारे में 2 पॉइंट रखना चाहूँगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से अपने शेयर 52 वीक हाई पे आया है। एक और बात इस शेयर के अंदर दिख रही है, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं दिख रही है। पिछले 6-7 दिन से ज़ोरदार वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहा है और ट्रेंड डेली वीकली बेसिस पर सबसे स्ट्रॉन्ग है और साल के हाई पे भी चल रहा है। SBC एक्सपोर्ट्स अगर आप सामने स्क्रीन पे लेके आ पाए तो 20.5 रुपए का। प्रशांत जरा चेक कीजिए और एक कितना ऊपर जा सकता है। जी डिग्बी जी, वॉल्यूम बैक मूव है और मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक करीबन 14.5 के ऊपर है एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, तब तक ये डिसेंट है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है तो 18 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस
18 रुपीज का होना चाहिए, वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आप करीबन 25 तक के टारगेट देख सकते हो। आप देखेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन थीम में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक पर कुछ एक बार राय दीजिए। करीब 4% तक की तेजी हम देख रहे हैं, फंडामेंटल्स इस वक्त काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अपने पेयर कंपैरिजन में इस वक्त इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ठीक ठाक दिख रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है, टेक्निकली के चार्ट्स पर भी ट्रेड बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहा है मानसी, ऑन कपल ऑफ काउंट्स। पहला अगर हम देखें तो स्टॉक ने जो रिवाइवल दिया है 200 डे मूविंग एवरेज के पास कपल ऑफ टाइम सपोर्ट लेके, वहां से अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है जो कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे एक और फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने की ट्रिगर ये बन रही है कि 80 के करीब 80.5 के करीब इसका रेजिस्टेंस था, जिसको ये पिछले एक आध महीने से नहीं क्रॉस कर पाया था। आज उसके ऊपर कंफर्टेबली क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है फॉर लेस देन एन आवर। द वॉल्यूम एक्शन इज आल्सो वेरी डिसेंट, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 80.5 का जो लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, तो उसको आप स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट जो है आपके लिए यहाँ पे 86 का निकल के आ रहा है और जो दूसरा टारगेट है ये करीब 90 का, जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है। सो डेफिनेटली स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है और अब हमने एक ब्रेकआउट भी आते हुए देख लिया है। ब्रेकआउट भी है और इस पर एंट्री ली जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल बने रहें, ये राय। टीवीएस मोटर पर प्रशांत एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। ऑटो पैक लगातार फोकस में, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, टच बेस भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2% की तेजी मिड कैप में इस वक्त टॉप गेन। जी मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छी खासी डिप आ चुकी है और आप करीबन जो शुक्रवार का लो था यानी 1085, इसको स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो और अभी हम ऑलमोस्ट 1110 के ऊपर है। यहाँ से मुझे लग रहा है हम 1145-50 ये जोन देख सकते हैं। जिसके भी थोड़ी देर पहले सर कह भी रहे थे कि शेयर चल सकता है, उस समय आपको हम चार्ट नहीं दिखा पाए, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था, लेकिन वो चार्ट में अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए खुद से स्टडी अगर आप रखेंगे ना अपनी बीच में, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। एक्सपर्ट सिर्फ आपको ट्रेड दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, अगर आपकी भी स्टडी उसके अंदर मैच हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब आप देखिए पहले जब इसका वॉल्यूम आया तो उसने ब्रेकआउट किया, दूसरी बार इसका वॉल्यूम आया तो ब्रेकआउट हो रहा है और ये शेयर अपने साल के हाई पे भी चल रहा है। छोटे मझोले शेयर्स में से अच्छे बिजनेस, अच्छी बैलेंस शीट, अच्छे ब्रेकआउट वाले शेयर पकड़ के रखेंगे तो काम आएगा। हालांकि मैं बोलूँगा इसमें हम थोड़ा लेट हो गए हैं, ये ब्रेकआउट हमको मिल जाना चाहिए था 17.5 के आसपास, लेकिन अब हम अगर 22 पे भी इस शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उतना भी लेट नहीं हुआ है। ठीक है, बस यही आपके सामने मेरे को एक पॉइंट रखना था। आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ और आज के मोमेंटम वाले स्टॉक्स के बारे में और देख लेते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में बार बार आज मेरे को सुबह से ही दिख रहा है, वो टिपिकली डेरिवेटिव एक्सपायरी का ही शेयर है। उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प, करीब 1.5% ऊपर है, 2500 का लेवल पार हो गया, एक्सपायरी के आसपास ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। खुश एक बार जरा चेक करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। निपी बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पे। जो इसका जो डाउनफॉल था काफी शार्प था, काफी प्रोट्रूडेड था। 3000 के लेवल से जो स्लाइड होना शुरू हुआ था 2900 3000 के लेवल से, वो एक इंटरमीडिएट बेस बना के अब इसमें हम रिवाइवल देख रहे हैं। एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद का जो ब्रेकआउट था वो भी हम देख रहे हैं। 2475 एक्चुअली इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम फिर से हमें लौटते हुए दिखा है और एक अच्छे खासे ड्रॉप के बाद रिवाइव हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें, वहीं 2475 के लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। टारगेट जो आपके लिए पहला निकल के आएगा दैट इज ऑन 2600 और दूसरा टारगेट जो है ये 2665 का है। तो अच्छा खासा एक इसमें अपसाइड यहाँ पे आपको मिल सकता है और जिस तरीके का रिवाइवल देख रहे हैं दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली। यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक जहां मूव बड़ी आई नहीं थी, इस साल में कई सारे उनके लिए बड़े ट्रिगर्स हैं और हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर रूरल कंजम्पशन का भी एक बड़ा प्ले रहता है जिससे इम्पैक्ट होता है स्टॉक। तो यहाँ वॉच आउट करना होगा इस स्पेस को टू व्हीलर का। और बजाज ऑटो के नंबर्स इस हफ्ते आने हैं, उससे भी डायरेक्शन मिल पाएगी कि हीरो मोटोकॉर्प के पॉसिबल नंबर्स कैसे आ सकते हैं। फिलहाल ट्रेड तो कुछ भी रेकमेंड कर रहे हैं।